वो प्राइम मिनिस्टर बना है पाकिस्तान का। डूबते जहाज का कप्तान बना रहे हो। तो क्या करोगे? जल्दी डुबाएंगे। क्या चेंज करोगे? उसका देश ही चेंज करेंगे। दो देश पाकिस्तान और इंडिया एक ही टाइम पे अलग हुए थे। दो नहीं, डेढ़ बोलिए, डेढ़। वो आधा देश प्रगति क्यों नहीं कर पाया? उन लोग की दुनिया ही अलग है। हम लोग को ना बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, छोटा मोटा चीज उन सबको थोड़ी चाहिए। ताज होटल में आएंगे और उसका जन्नत में जाएंगे। चाइना से हमें दुश्मनी करनी चाहिए कि दोस्ती? कि दुश्मनी कर कहाँ रहे हम लोग चाइना से? कौन सा घर है जहाँ चाइनीज सामान नहीं है? यूक्रेन और रशिया जो चल रहा है, इंडिया ने रशिया का साथ दिया। खुल के कहते हैं रसिया के दिया था, यूक्रेन का साथ देंगे हम? रसिया ने भी हमारा साथ दिया है। दुनिया उस लेवल पे कि जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह नहीं होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा ये पता नहीं, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वॉर हम लोग पत्थर और लाठियों से लड़ेंगे। वॉर गलत है, लोग मरते हैं। कुछ लोग बात से सुनबे नहीं करते, लात देना ही पड़ता है। सेना में आपको भी जाना था ना? आज अगर मौका मिल जाए आज चले जाए, सब चीज छोड़ छाड़ के। क्यों ऐसे? दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम। आज आप इतने बच्चों को पढ़ाते हो, सबसे बड़े चैलेंजेस क्या दिखते हैं आपको? जो बच्चे आ रहे होते हैं ना, वो ग्रेजुएशन तो कर लिए बट स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन का नहीं है। कोचिंग माफिया है। तो मेरे भी लड़ाई भी इसी बात की थी कि भाई आप क्यों फीस बढ़ा रहे हो? डांटे उटे, लड़ाई झगड़ा हुआ, ऑफिसों में बम लगा के उड़ा दिया। बिहार में क्या है, आज तक क्यों ऐसी कहानियां अभी भी आती है? एक हफ्ते पहले की बात बता रहे हैं। 19 साल का बच्चा आइसक्रीम बेच रहा था। एक आदमी आया, आइसक्रीम दे, कहा भैया पैसा दीजिए। तो हमरा से पैसा मांगेगा, मुंह में गोली बंदूक घुसाया और गोली मार दिया। आज बच्चा क्या करे जिससे वो पैसे कमा सकता है, आगे बढ़ सकता है? लोग अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं। अपना घर छोड़ के एक नई सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए या बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। बट नया घर सेट करना ना इतना इजी नहीं होता। इसीलिए शिफ्टिंग के लिए सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं, एक ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए। पोर्टर देता है 100% डैमेज फ्री शिफ्टिंग की गारंटी, वरना 5 लाख रुपए तक वापस। उनकी मल्टी लेयर पैकेजिंग और कन्वीनियंट बुकिंग स्लॉट्स शिफ्टिंग को इजी बना देते हैं। तो अब चाहे आपको इंटरसिटी या इंट्रासिटी शिफ्ट करना हो, तो पोर्टर के साथ लगी सेफ्टी की शर्त। और जब ट्रस्ट की बात हो रही हो तो एक ऐसे टीचर का नाम जरूर आता है जिन पर लाखों स्टूडेंट्स ट्रस्ट करते हैं, जिन्होंने स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि लाइफ में एक डायरेक्शन दिए। हमारे आज के गेस्ट हैं खान सर। आज के एपिसोड में हम जानेंगे चाइना हमसे इतना आगे क्यों है, पाकिस्तान आज तक इतना पीछे क्यों है, यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों कर रहा है, इंडियन एजुकेशन में सुधार कैसे ला सकते हैं, हमारे देश के किसान आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और क्या इंग्लिश लैंग्वेज ने हमें बैकवर्ड बना दिया है। इन सारे सवालों के जवाब आज के पॉडकास्ट में मिलेंगे। सो एंजॉय दिस एपिसोड एंड वॉच इट टिल द एंड। आज़ाद होने के बाद जब अपनी सिचुएशन थी, 1950 के आसपास बात कर रहा हूँ मैं, 47 के बाद, उस टाइम पे चाइना की भी लगभग ऐसी सिचुएशन थी और शायद और ही गया गुजरा था। पर आज चाइना हमसे बहुत आगे दुनिया पर राज करेगा आने वाला फ्यूचर वर्ल्ड फ्यूचर चाइना का है। वो झूठा बात नहीं बोलता है कि हम विश्व गुरु हैं। ना हमारे यहाँ कोई काम की यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड लेवल में हम कह सके, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज। ड्रोन तो बना नहीं पा रहे हैं, दूल्हा का ड्रोन बनाने वाला चाइना से आ रहा है, जबकि युद्ध ड्रोन पे चला जा चुका है। तो हम लोग फॉल्स ईगो में हम लोग नहीं जी रहे, हम लोग जी रहे हैं। चाइना ऐसा नहीं करता है। आगे निकल क्यों गया चाइना? एक होता है रियलिस्टिक सोच, एक होता है आपका आइडियोलॉजिकल, काश ऐसा होता, दुनिया ऐसी होती। तो हम लोग उसमें जी रहे हैं और चाइना रियलिस्टिक है। भाई सड़क बनेगी बनेगी, काम खत्म। अब हम लोग को क्या है कि इंग्लिश थोपिए। इंग्लिश थोपने के चक्कर में 70% स्टूडेंट की जो नॉलेज है, जो वर्क फोर्स है, जो उसका टाइमिंग, वो इंग्लिश में चला गया। यूपी बिहार झारखंड के बच्चे जो एक मेजर पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं, हरियाणा से लेके आप उस नॉर्थ बेल्ट को ही पूरा पकड़ लीजिए, इतने लेबोरियस बच्चे हैं। बट क्या प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास पैसे की प्रॉब्लम्स है। पैसे की प्रॉब्लम होने की वजह से अच्छे स्कूल नहीं है, और अच्छे स्कूल ना होने की वजह से उनका इंग्लिश पे कमांड अच्छा नहीं है। अब वो अपने आप को लो फील कर रहे हैं बिना मतलब का। हम भी इंग्लिश मीडियम में मेरे घर वाले पढ़ाएं, 12-13 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। हम एक ही चीज़ सीखे, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। उसके बाद कुछ बुझाया ही नहीं हमको। 1970 के आसपास में चाइना में माओ जेडोंग आए थे। उन्होंने कहा कि बाढ़ में जाए तुम्हारा अंग्रेजी, मंडारिन भाषा बोलो, उसी में सीखेंगे। आज आप देखिए, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर को भी इंग्लिश उतना अच्छा से नहीं आता है, प्रेसिडेंट को भी नहीं आता है। तो क्या दिक्कत है? क्या बराक ओबामा को हिंदी आती है? नहीं। तो मोदी को इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या दिक्कत है?
आप बोलिए तो एक ट्रांसलेटर रख लिया जाएगा आपको, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो जो ब्रेन वर्क होना चाहिए था मेन काम पर, वो हट गया। और ये चाइना में नहीं हुआ। चाइना में नहीं हुआ। आपको चाइना में आप टॉप लेवल की बात करें, चाइनीज बोलेगा वहाँ, उसने टेक्नोलॉजी लगा ली, रियल टाइम कन्वर्टर लगा दिया आपको, वो तुरंत आप कान में लगाए रहिए, आप बोलिएगा तुरंत कन्वर्ट करके बता देगा। टेक्नोलॉजी है कि नहीं वहाँ पे? तो एक चाइना में ये। दूसरा, चाइना में एक चीज़ हम देखें कि जो फैक्ट्रीज वगैरह है उसके अंदर जो वर्किंग हो रही है वो फीमेल देख रही है ज़्यादातर फैक्ट्रीज में फीमेल। जब फैक्ट्रीज से सामान प्रोडक्ट बन के बाहर आ रहा है तो उसकी मार्केटिंग, उसका सेल, उसका बाहर एक्सपोर्ट, उसकी ये चीज़ें वो मेल संभाल रहे हैं। मतलब मेल फीमेल दोनों है। अगर एक इंडोर संभाल रहा है तो एक आउटडोर संभाल रहा है। वो उनका अपना म्यूचुअल है, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमारे यहाँ फीमेल को अजीब करके रख दिया, उनको मतलब घर के अंदर रख दिया। हमने कहाँ फीमेल को जिम्मेदारी दी हॉस्पिटल में? आज देखिए फीमेल डॉक्टर, फीमेल नर्स पे पूरा मेडिकल इंडस्ट्री टिका हुआ है। उनको मौका दिए, उन्होंने करके दिखाया। एविएशन दिए हम लोग ने फीमेल को, आज पायलट हो गए, एयर होस्टेस हो गए, फीमेल हमने दिया, उन्हें करके दिखाई। वहाँ पे हमने उन्हें जिम्मेदारी ही नहीं देते। इंडिया में क्या है ना कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया पुरुष के ऊपर। इससे बहुत अजीब गया कि बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब है कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं है, रहने लायक है कि नहीं। मुंबई में देखिए घर वालों को पता नहीं होगा कि यहाँ पे कोई कैसे क्या कमा रहा होगा। आप बीच पे जाके देखिए, कोई छोटी मोटी दुकानें लगा के बेच रहा है, रात भर बेचारा कुछ कस्टमर आ जाए यहाँ पे। घर वालों को क्या चिंता है, पुरुष है, बेटा है, कमा के लाएगा यहाँ पर। और घर की इज्जत की जिम्मेदारी औरतों को दे दिया। भाई इस दोनों की कॉमन जिम्मेदारी थी। यही वजह है कि इंडिया में आप देखिएगा कि अगर किसी को बद्दुआ देनी है, श्रापनी है, तो वो घर की फाइनेंशियल स्थिति को संभालने वाले पुरुष को बद्दुआ देगा। तुम्हारे पिताजी को नौकरी छूट जाए, भाई ये हो जाए। और अगर उसको इज्जत डाउन करनी यानी गाली देना है तो किसी पुरुष को गाली नहीं देगा, और महिला को देगा। हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और शर्म आनी चाहिए, दो पुरुषों की लड़ाई में भी गालियां एक औरत ही सुन रही है। वो कहाँ से सशक्तिकरण हो? जिस लड़ाई में वो है भी नहीं उसमें भी उसको गाली दे रहा है सब। तो चाइना में ये सब नहीं है। वहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा है। वहाँ के स्टूडेंट्स में कुछ अलग है? वहाँ पे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन वहाँ कोचिंग नहीं है, वहाँ कोचिंग वगैरह नहीं। रियली? वहाँ गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम एक, वन नेशन वन एजुकेशन। हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन बोला जा रहा है। कभी एजुकेशन पे भी बात कर लो यार। अच्छा, हम लोग की क्या जरूरत है? हम लोग खुद अपने आप से पूछते हैं कभी कभी कि हम लोग की जरूरत क्या है कोचिंग वालों की? क्योंकि स्कूल ने अच्छा नहीं पढ़ाया है। अदरवाइज में तभी तो आया है मेरे पास। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे स्कूल में उसने पढ़ाई कंप्लीट कर दी, कॉलेज कंप्लीट कर दिया, तब हमारे पास आया। ऐसा भी तो हो सकता था कि हमने पढ़ा दिया फिर वो स्कूल में जाए। हम लोग पढ़ा देंगे ना तो स्कूल के वालों को कह के निकलिए, अब आप लोग निकलिए, बहुत पीछे हैं लोग। तो स्कूलिंग सिस्टम अगर अच्छी होती हम लोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चाइना में एजुकेशन सिस्टम एक जैसा है, इंडिया में भी अमीर हो या गरीब पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए, मेडिकल एक जैसा होना चाहिए। बट यही दुर्भाग्य है इंडिया में, अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है। और उसके बाद दोनों पढ़ के समाज में आएंगे तो अमीर लोग कहेंगे कि ये ऐसे किया वैसे किया। क्या बात की है, एक का पैर तोड़ दिए और एक को खिला पिला के अच्छा किए, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। अमीर का हॉस्पिटल अलग है, गरीब का हॉस्पिटल अलग है। अमीर अभी आएगा, उसको MRI जांच ये सब हो जाएगी। गरीब के लिए 2 महीना का लाइन लगाना पड़ेगा। अगर पहुंच है, पैसा है, लिंक है, सुबह चाहिएगा, शाम में एम्स में नंबर आ जाएगा। कुछ पैरवी नहीं है तो अगर आपको किसी पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में कैंसर पकड़ा गया, अगर कोई पहुंच पैरवी नहीं है ना, तो उसका नंबर आते आते वो 4th स्टेज में चला जाएगा। तो डॉक्टर कहेगा आप सेवा कीजिए। तो हमने कहाँ भारत को कितने पार्टीशन में बांट रखा है, गरीबी के आधार पर, जातियों के आधार पर, स्टेट के आधार पर। समझ में नहीं आता इसको, मतलब कहाँ से इसको सुधारा जाए। तो जैसे 2021 में चाइना के प्रेसिडेंट ने, मैं देख रहा था, शायद प्राइवेट ट्यूटरिंग बैन कर दी थी। इंडिया में भी अगर ऐसा हो जाए तो फिर वहाँ पे एक मजबूरी है कि वो ये सिस्टम वहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, वो लोग डेमोक्रेसी नहीं है, वो साम्यवादी है, कम्युनिस्ट हैं। वहाँ पे कम्युनिस्ट में क्या होता है ना कि सब चीज़ें, वहाँ देश का कंसेप्ट नहीं होता है, वहाँ पार्टी का कंसेप्ट होता है। तो अगर वहाँ हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दे देंगे ना तो उनका वो वाला सिस्टम खराब हो जाएगा। इस वजह से वो इस सब चीज़ों को रोकता है।
और इंडिया में नैरेटिव सेट किया जाता है कि ऐसा चाइना में है, बोलने की आज़ादी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो चाइना एक बार घूम के आए, वहाँ पता करके आए, उनका अपना सोशल मीडिया है। लेकिन इस पर कंट्रोल भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एकदम ख़त्म कर देना या एकदम इंडिया मतलब छूट दे देना। इसका बहुत मिसयूज़ भी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट करके शेख हसीना को छोड़ना पड़ा, केवल सोशल मीडिया की वजह से गया था। उसका श्रीलंका क्यों बर्बाद हुआ? फेसबुक की वजह से। मतलब फेसबुक, श्रीलंका जो क्राइसिस रही थी उसमें सबसे बड़ा कारण फेसबुक है। कैसे? दोनों, पहले बांग्लादेश बताओ फिर श्रीलंका बताओ। पहले श्रीलंका था, फिर उसमें क्या हुआ ना कि किसी भी चीज़ को अगर आप नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे नैरेटिव वो सेट करते जाएगा। एक माइंड, एक कंट्रोल करने वाला चीज़ है। जैसे एक सिंपल सी बात बताते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ये हमारा है नहीं। अब हमारा नहीं है तो अभी एक छोटा सा जो ज्वलंत एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, गाजा और फिलिस्तीन में, और हमारे यहाँ कश्मीर में इशू देखिए। कश्मीर में इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी है, वहाँ पे एक टेररिस्ट मारा जाएगा ना, पूरे ग्लोबल मीडिया में दिखाया जाएगा। और गाजा में 60,000 लोग मरे हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। आपको वीडियो ढूंढने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। न्यूज़ देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। केवल टूटा हुआ घर देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? दे कंट्रोल देम। और हम लोग अगर कश्मीर में कर देते हैं तो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो जाता है। ये ह्यूमन राइट की पार्ट सिखाते हैं सभी सब हमको, ये सफ़ेद मुर्गा सब यूरोप में बैठ के जलियांवाला बाग में गोली चला के मारे थे सब। ये चुट्टा हम लोग को ह्यूमन राइट सिखाते हैं सब। जिस समय ये लोग जानवरों की तरह ज़िंदगी जी रहे थे ना, हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम चल रहा था। जिस समय दुनिया में केवल लूट खसोट मची थी ना, पारसी लोगों को खुद ईरान से भगा दिया गया था ना, तो हमारे यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में उन्हें रहने के लिए शरण दिया गया था। तो हम लोग को ये ज्ञान दे रहे हैं सब। तो सोशल मीडिया को हम लोग अनकंट्रोल कर रहे हैं। वी आर नॉट डिजिटल इंडिया, वी आर डिजिटल यूजर। हमारे पास डिजिटल इंडिया हम लोग बोलते हैं उसको। क्या है हमारा? यूट्यूब हमारा है, फेसबुक हमारा। आज अगर यूट्यूब गूगल कह देता है कि आपको अपने जीमेल बना रहे हैं, हर जीमेल का 1 साल का चलाने का हमको 10 रुपये चाहिए, हमें देना पड़ेगा, सब बंद हो जाएगा, एंड्रॉयड उसका हो जाएगा। तो चाइना ने कहा कि वी आर नॉट डिजिटल चाइना, वी आर नॉट डिजिटल यूजर। उसने अपना बना लिया। तो इसको अलग नैरेटिव दिखा रहे हैं कि हमें से कोई सवाल ना पूछे। देखो चाइना का अपना ट्विटर, ठीक किया उसने, किया अपना, उसका अपना है ना, उसने चलाने पे बैन नहीं लगाया है, अपना चलाओ। क्या उसकी भाई यूट्यूब नहीं है? उसका अपना है, बाइडू है उसका, वीचैट है उसका, सब कुछ है उसका अपना। हम लोग का एक चीज डिजिटल में बहुत अच्छा हुआ, पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, वो बहुत बेहतरीन है। पूरी दुनिया में वैसा नहीं है, बाकी जगहों पे हम लोग का उतना अच्छा नहीं है। तो श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में कम्युनल राइट्स को बहुत बढ़ावा दिया गया फेसबुक ने। बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों को बढ़ा के दिखाया, जिस वजह से अनस्टेबिलिटी आने लगी थी वहाँ पे, और एंटी गवर्नमेंट, एंटी एस्टेब्लिश भावनाएं बहुत भड़कने लगी थी, श्रीलंका को तबाह करने लगा। और इसी बीच में जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आती है और पहले से एंटी एस्टेब्लिशमेंट माइंडसेट है, तो फिर पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। बांग्लादेश में भी यही हुआ था। अचानक से लोग सड़कों पे 50,000 लोग कैसे आ गए? वो टेलीग्राम पे चल रहा था पहले से, और टेलीग्राम पे कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। आज देखिए, किसी के टेलीग्राम पे किसी के प्राइवेट वीडियोस को भेज के उसे ब्लैकमेल कर सकता है कोई भी। एआई आ गया है, अब तो किसी का कुछ भी बना सकता है। सर हटाइए, लगा दीजिए कुछ। हमारे आपकी बात हो रही है, यहाँ किसी फेमस सेलिब्रिटी का या किसी पॉलिटिशियन का चेहरा हटा के डब कर दीजिए। अच्छा, एक बात, हम चाइना इंडिया की बात कर रहे थे। चाइना से हमें दुश्मनी करनी चाहिए कि दोस्ती? दुश्मनी तो हो ही नहीं पा रहा है। कौन दुश्मनी कर रहा है जरा बताइए तो। चाइना हमारे एरिया में घुस जा रहा है। हमारे यहाँ के मिनिस्टर बोलते हैं कि मार्किंग अच्छे से नहीं है ना, इसलिए घुस गया है। क्या बेवकूफी है। हाँ, दुश्मनी कहाँ कर पा रहे हैं हम लोग? तो बस फेस वॉश कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्साई चीन हमारा है। हम लोग पीओके के मामले में हम लोग शेर हो जाते हैं। सीओके जो चाइना को ऑक्युपाई किया है, कभी उस पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाती है। सेला टनल का उद्घाटन करने जाते हैं, चाइना विरोध कर देता है। क्या मतलब बनता है? ताइवान को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज ए कंट्री। किसके डर से? चाइना के डर से। क्यों डरते हैं? ये हम थोड़े डर रहे हैं। जो बैठे हैं लोग डर रहे हैं। लोग हम तो कह रहे हैं काहे डर रहे हैं भाई। बट आपको क्या लगता है क्यों डर है? कुछ तो रीजन होगा तभी। अब डिप्लोमेटिक है, वहां पे शुरू से चला आया है। ऐसा नहीं कि मोदी जी डर रहे हैं, मनमोहन सिंह भी वही कर रहे थे। तो कई बार हम लोग ये कहते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये कर रहे थे, वो भी वही कर रहे थे। तिब्बत चाइना ने कब्जा कर लिया था। पंचशील समझौता लेके जवाहरलाल नेहरू घूम रहे थे, चाइना ने पीठ पे खंजर मार दिया। अब
तिब्बत के मामले में हम लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं। दलाई लामा को लेके चाइना हमेशा कुछ ना कुछ वो करते रहता है। तो हम लोग कहाँ चाइना से लड़ ही रहे हैं, कहाँ चाइना से दुश्मनी ही कर रहे हैं। बट कर सकते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते? उतना होना चाहिए ना। हमारी इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी में जमीन आसमान का अंतर। तो हम लोग ना फेंकने में नीरज चोपड़ा से आगे हैं। फेंकने में अगर ओलंपिक में बांसबाजी में होता ना तो गोल्ड मेडल हम ही लोग का रहता है। वो कोई छीन ही नहीं सकता था। आदमी टेंशन फ्री रहता, चल भाई ओलंपिक में एक तो अपना फिक्स है, हमसे ज्यादा कौन फेंकेगा। अजीब अजीब हाल है। इकोनॉमी की हालत दुर्दशा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अब कहाँ चला गया किसी को मतलब ही नहीं होती है। जीएसटी का कोई और छोर नहीं है, किस चीज़ पे लगा दिया जाएगा जीएसटी का। अब देखिए मेडिकल इंडस्ट्रीज की बात कीजिए। हमारे यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है सब इंजीनियर सब, इतना पढ़ लिख के कहाँ खप जाता है सब पता ही नहीं चलता है। MRI मशीन, CT स्कैन मशीन जर्मनी से आ रही है, नहीं बनती इंडिया में, और आज़ादी के इतने साल बाद। तो चलिए हर चीज़ में हम आगे नहीं हो सकते हैं। बेशर्मी कहाँ होती है, अगर कोई हॉस्पिटल वाला उस MRI या CT स्कैन मशीन को मंगा रहा है तो उस पर गवर्नमेंट चढ़ जाती है, मंगाया क्या रे, इंपोर्ट ड्यूटी दे। क्या बेशर्मी है। कोई MRI किस लिए मंगाएगा? बड़ी बीमारी के लिए। CT स्कैन MRI खांसी या बुखार के लिए नहीं होता है। कोई जा रहा है वहाँ पे तो मतलब इट मीन्स उसको सस्पिशियन है बड़ी बीमारी का है। उस पर क्या जरूरत है भैया आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की? वो तो आपको अपनी बेशर्मी छुपा रहे हैं। आप इंडिया में बनाओ ना। स्टार्टअप इंडिया मतलब कौन सी गिलास और चम्मच छुरी कांचा बनाएंगे? स्टार्टअप इंडिया इसका मतलब होता है। ये कहाँ बनेगा? उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कहीं से बनता है मतलब? तो बेशर्मी हो गई ये तो। बट इसलिए करते हैं ना इंपोर्ट ड्यूटी की। अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो लोग कम बुलवाएंगे, उसकी वजह से कोई यहाँ का इंसान सस्ती चीज़ बनाने की अच्छा कम आएगा MRI मशीन, तो कम आने की वजह से चीज़ें कम होंगी, नुकसान ज़्यादा है हमको। बट प्रॉब्लम्स तो, बीमारियां तो बढ़ रही हैं। तो जो MRI किसी को 1000 रुपये में होना चाहिए आज 5000 7000 लगता है, जिस वजह से एक बड़ा हिस्सा जिसकी मंथली इनकम 8000 10000 है वो MRI कराएगा ही नहीं कराएगा। अब उसके ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर था, स्टेज 1 में था, तो उसको दर्द तो होगा नहीं यहाँ पे। अब MRI महंगा नहीं कराएगा, जब कराने जाएगा तो स्टेज 4 आ चुका रहेगा। यहाँ पे सरकार को सारा कमाई करना है इसी की वजह से। और अगर यही बात होना चाहिए था तो अब तक तो बन जाना चाहिए था। 70 साल वेट कर दिए, 75 साल वेट कर दिए, आप क्या पूरा 7 जन्म दे दें इनको? बट ये तो इनोवेशन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ना, ये तो हम लोग की भी जिम्मेदारी। तो उस हिसाब से एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस हिसाब से एजुकेशन चीज़ें बढ़नी होना चाहिए, उस बात सही बड़े होना चाहिए। यहाँ पे सरकार इंसेंटिव दे, क्यों नहीं बनेगा? लेकिन बस वही है कि आपको हम कितना भी सैलरी देंगे, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में एक सरकारी अधिकारी बैठा रहेगा, उससे नीचे देंगे हम आपको। क्यों नहीं प्राइवेट को दे दे बनाने के लिए? आज आप बोलिए अडानी को, अंबानी को 2 साल में खड़ा कर देंगे। सही हमारा जाता क्या है, वहाँ के इंजीनियर को पूछा कितना सैलरी है तुम्हारा? 25 लाख, आ जाओ 30 लाख, खत्म। इसमें कौन सा दिमाग लगाना? इतना आसान थोड़ी होगा, कुछ तो और नुआंसेस होंगे। ऐसा नहीं है कि हर चीज इतनी आसान होती है, बट नामुमकिन नहीं है और इतना भी मुश्किल नहीं है कि जो 70-75 साल लगा दिए। अमेरिका के सामने हम क्या लैक करते हैं? अमेरिका के पास क्या है, बिजनेस, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, एंटरप्रेन्योर का पूरा माहौल है वहाँ पर, और गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से सपोर्टिव है। तो इस वजह से हमारे यहाँ क्या है ना कि चूँकि इलेक्शंस है, तो इलेक्शंस में क्या है कि एक मेजॉरिटी पब्लिक को ध्यान दिया जाता है, और जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बड़े कारपोरेट हैं, उनको कोई ध्यान नहीं देता है, और ना ही वो लोग कभी इशू बने रहते हैं कभी किसी इलेक्शन का। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सरकारी नौकरी खत्म करेंगे, लोगों ने इसको सपोर्ट में वोट देके जिताया। हमारे यहाँ कोई बोल दे गवर्नमेंट नौकरी खत्म करेंगे, क्योंकि आपने प्राइवेट में पहले वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो आप कोई एक पैर पे बैसाखी लेके चल रहा है तो उसका पहले पैर ठीक कर दीजिए, उसके बाद कहिए हम तुम्हारी बैसाखी छीन लेंगे। आप उसका पैर भी ठीक नहीं किए, कहेंगे तेरा बैसाखी छीन लेंगे, तो मारेगा ही ना वो। अभी आपने वो पढ़ा टैरिफ लगा दिया है? हाँ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया उसने। हाँ। 26% हम लोग लगाया, चाइना में भी तो और बेहतर लगाया उसने। हाँ, हमने 52 लगाया, उसने सब जो जितना लगाया ना उसका हाफ करके लगाया। रेसिप्रोकल उसने बोला ही है। तो ये अच्छा है गंदा है? ये अब ये उसके देश के हिसाब से है, हर देश को अपना हिसाब से राइट है करने का। तो जब टैरिफ बढ़ाते घटाते हैं तो कभी इम्पोर्ट पे फायदा होता है तो एक्सपोर्ट पे, तो डिपेंड करता है कि हम कितनी चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इंडिया का है तो इंडिया में भी भाई
हर देश के साथ अलग अलग टैरिफ है। इंडिया को तो चाइना पे और लगाना चाहिए। हम लोग का ट्रेड बैलेंस बहुत खराब है चाइना के से, बहुत ही डूब रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो वही तो कहते हैं कि दुश्मनी कर कहाँ रहे हम लोग चाइना से, नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी है। क्योंकि अगर आज कौन सा घर है जहाँ चाइनीज सामान नहीं है, और बहुत बिजनेसेस है इंडिया में जो चाइना की वजह से चल रहे हैं और यहाँ पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो चाइना से जो चीजें चाइना में मिलती है ना, एग्जैक्ट वही चीजें वियतनाम में भी मिलती है, एग्जैक्ट सेम प्राइस पे, सब कुछ सेम पे। हमको ये नहीं समझ में आता है कि इंडिया वियतनाम से प्रीफर करे। एटलीस्ट वियतनाम चाइना का दुश्मन है, उसी को मजबूत कर दे। नहीं यार, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है वियतनाम में इस लेवल की, जो कुछ भी मटेरियल बुलवाना हो तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे चाइना को अगर हम लोग रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जाए तो कुछ साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, बट क्या है ना कि हमने ऑप्शन ही नहीं दिया किसी को। जब आप ऑप्शन नहीं देंगे तो अपडेट नहीं होगा, मार्केट नहीं होगी। किसी होटल में कस्टमर ही कम आएंगे तो कितनी वेराइटीज रखेगा। तो कस्टमर पहले, अब वो तो चिकन और एग वाली मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को उधर जाना चाहिए उस एरिया में। बट चाइना का कुछ जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी है। बट चाइना का और अमेरिका का अभी क्या 36 का आंकड़ा चल रहा है, देखा? हाँ, दोनों अपने अपने, वो एक सुपर पावर बना हुआ है, इसका कहना है हम बनेंगे, तो टसल है भयंकर। और अभी अमेरिका ने जितना टैरिफ लगाया चाइना ने उतना ही वापस लगा दिया, वो देखा? वो चाइना का ये चीज बहुत अच्छा लगता है। वहां पे आप उसको कुछ भी कीजिएगा वो दबाव देगा। वो देश, उसके यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, उसके यहाँ देश है। वो तुरंत लगा देगा। हम लोग नहीं लगा सकते, मजबूरी भी है। हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। किसके दम पे कूदिएगा? ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ना इकोनॉमी है उस हिसाब से। क्योंकि अमेरिका को, केवल अमेरिका पावरफुल नहीं ना, हर जगह पावर रखता है। वर्ल्ड बैंक से फंडिंग रोक देगा, हमारे लोन रोक देगा, IMF हो गए या वर्ल्ड बैंक हो गए, यूरोपीय यूनियन से दबाव बनवा देगा। कुछ नासा और इसरो के बीच का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको रुकवा देगा, डिले करा देगा। हर जगह UN में 4-5 मुद्दा फंसा देगा। कुछ नहीं करेगा तो अमेरिका को उठा के पाकिस्तान को एक लेटेस्ट हथियार देगा, ले तुम F-18 ले। तो हम लोग को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है। और चाइना, जितने बड़े देश हैं ना, उनकी एक खासियत होती है, हर देश का एक दुश्मन को वो पाल के रखते हैं। चाइना जो है, अमेरिका ज़्यादा कूदेंगे ना, चाइना उठाएगा नॉर्थ कोरिया, वो पगला को कुछ हथियार और पैसा दे देगा, उधर 4-5 मिसाइल मार देगा, उधर तुम उलझे रहो। उसको कुछ नहीं जाता है, गिरेगा तो कहे हो जापान पे गिर गया, कोई बात नहीं, जो करना है कर लेना। उसको क्या जाता है? उसको अपने क्लोज इकोनॉमी, उसके यहाँ कोरोना के मरीज मिले थे सब, सुबह में 8, शाम में सबको मार दिया। उसका क्या जा रहा है? डिक्टेटरशिप देखना है तो वहां देखिए। उसने, अमेरिका ने कहा कि क्या करे इस इंसान का, इसको पागल किया है। तो उसने क्या किया कि कहा कि नॉर्थ कोरिया में ना डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। किंग जोंग कहा, कौन बोला ये? बाइडेन बोला है। उसने कहा कि अगले महीने इलेक्शन कराओ। 100% वोट पड़ा उसको, किंग जोंग को 100%। जो वोट नहीं देता ना, एब्सेंट भी होता, उसको मार देता ये। 100% वोट पड़ा। अब अमेरिका कह रहा है कि ये इलेक्शन अच्छा नहीं हुआ है। कह रहा तू अपने यहाँ का इलेक्शन देख, तुम्हारे यहाँ के इलेक्शन कमीशन से कराएंगे अपना इलेक्शन। तो हर बड़े देश यही करते हैं। अब जैसे सऊदी अरब है, ज्यादा कूदेंगे, ईरान ज्यादा कूदेंगे, इजराइल को कह गया 2-4 पुरान बम है, एक्सपायरी डेट पास है, मार दे, क्या करेंगे लोग? कुछ नहीं। तो अरब को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के पास इजराइल है, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान है, चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया है, रसिया को खुद डायरेक्ट कंट्रोल करता है। तो हम लोग ज्यादा नहीं ना उड़ सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं है। चाइना क्या कर लीजिएगा? अब चाइना को कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा? उसको खूब से खूब करेगा, इंडिया को क्या देगा? ज्यादा हथियार देने लगेगा। चाइना का तो देना उसको, इंडिया किसी का नहीं सुनता है। फिर उसको ये भी देखना है ना कि चाइना के बाद हमें इंडिया को ही कंट्रोल करना है, क्योंकि थर्ड हम ही लोग हैं। तो अगर चाइना और अमेरिका कभी लड़ेंगे ही ना, बड़े लोग नहीं। ताइवान को लेके उनके बीच में गर्मी हो गई थी ना, वो तो होते रहता है। धीरे धीरे उसको ऐसा कैप्चर करेगा, बढ़िया से माहौल देखता है। जैसे 1962 में जब हमारे यहाँ वार हुआ था, रसिया हमें बचाने नहीं आया था, बचा भी नहीं पाता, क्योंकि चाइना वो उस माहौल को तलाश रहा था कि 1960 में हम लोग का पंचशील समझौता खत्म हो गया था। वो सोच रहा था कि ऐसा टाइम आए ना जहाँ वर्ल्ड उलझी हुई हो। उसी समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था।
ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और रसिया में परमाणु युद्ध आज हो जाएगा कि शाम में होगा कि सुबह होगा, कुछ नहीं पता, मार दिया 62 में आ जाओ। यहाँ पे अमेरिका करा, हमको क्या पता भाई, रसिया करा हमको। तो ऐसा कहीं ना कहीं जब टाइम आएगा तो चाइना और अमेरिका और रसिया एकदम आमने सामने होंगे, उसी समय ताइवान को लेके चला जाएगा और रसिया भी कहेगा लेके जा, इधर लेके जा, क्योंकि कुछ ना कुछ डाइवर्जन अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए पक्का करेगा वहाँ। अब इसीलिए चाइना को देखिएगा हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते रहता है ताइवान में। हाँ। वो पाथ तलाश रहा है कि कहाँ कहाँ से एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, वो ड्रिल कर रहा है, ड्रिल। किसी दिन ड्रिल के नाम पे अनाउंस करेगा दिस इज नॉट ड्रिल, नाउ दिस इज वो ले लेगा ताइवान, दब लेगा। लेकिन जिस समय रसिया अमेरिका बिजी रहेंगे वो ताइवान की ओर जाएगा। बट अगर हम मैप में देखेंगे तो ताइवान एकदम फार ईस्ट है, तो इसे अपनी हैवी मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी को ताइवान की ओर ढकेलना पड़ेगा। एग्जैक्ट वही टाइम होगा हम लोग कश्मीर के लिए अक्साई चीन पे चढ़ जाए। पर हम थोड़ी करेंगे, अब ये तो मोदी जी बताएंगे। पर हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि यही खराबी लगती है। आपके पास है वहां पे, हमारी सेना लड़ सकती है, पर इंडिया आगे बढ़ के कभी भी ना लेता है, ना अटैक करता है, कुछ नहीं करता। हमारी फिलॉसफी नहीं है। 70 साल से देख लो आप, कुछ भी नहीं, हमारी ये फिलॉसफी मानते ही नहीं हमें। फिलॉसफी चेंज करने की जरूरत है। पब्लिक जब प्रेशर लगाएगी तो पब्लिक को ये सब चीज़ों से मतलब ही नहीं रहता है। और वो सब लोग को अपनी हमारा जात ठीक है, हमारा धर्म ठीक है, हमारी राजनीतिक पार्टी ठीक है, माइंडसेट बहुत ख़राब होता है। नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए। तो यही मौका है, नहीं तो चुपचाप देखेंगे ताइवान ले लिया, कि ताइवान ले लेगा उसके बाद चाइना फिर नहीं रुकेगा। ताइवान लेने के बाद तो खत्म, बेलगाम घोड़ा। क्योंकि वो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन शील्ड उसको रोक के रखा है। और दूसरा उसके बाद क्या है ना कि इसका इंटरनल इशू खत्म हो जाएगा चाइना का। ताइवान लेने के बाद इंटरनल खत्म हो जाएगा, फिर वो केवल और केवल फोकस्ड हो जाएगा एक्सटर्नल पे। और कुछ भी कर ले चाइना, अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए एटॉमिक वार नहीं ना करेगा। और चाइना का तो कोई लिमिट नहीं है, उसको तो हर हाल में वो चाहिए ही चाहिए, वहाँ पे ले ही जाएगा वहाँ पे। तो ये फ्यूचर आपको लगता है कि होना ही? हाँ, बस हम लोग बस ये देखना यूरोप कितना अनस्टेबल रहता है। इस बीच में ये फिलिस्तीन और गाजा वाला ना उठ गया, वरना यूक्रेन और रशिया ज्यादा उलझे रहते तो निपटा देता इधर ही। यूक्रेन और रशिया जो चल रहा है उसमें आपको लगता है कि इंडिया ने चुप रह के रशिया का साथ दिया? तो हम खुल के कहते हैं रसिया के दिया था, यूक्रेन का साथ देंगे हम? क्या किया हमारे लिए? बिना मतलब का आएंगे साथ, कोई नहीं, सूरजमुखी का फूल भेज दिए, 2-4 को रिफाइन तेल भेज दिए तो हम आपका साथ दे देंगे। रखे रहो अपन रिफाइन तेल, हम ब्राजील से मंगा लेंगे। यहाँ खुल के बोलते हैं रसिया का साथ दिए हैं, रसिया ने भी हमारा साथ दिया है, चाहे यूएन में वीटो का मामला हो। इसमें खुल छुपा उपा के कौन सा बात करना? अब हम लोग कोई डिप्लोमेटिक पोस्ट पे थोड़े बैठे हैं कि लोग हमसे पूछेगा हाँ साथ दिए हैं। अमेरिका खुल के कहता है ना कि वो इजराइल का साथ दिया है, अमेरिका खुल के कहता है कि वो यूक्रेन का साथ दिया है। हम क्यों मोए मोए करें? हम भी दिए हैं, पर बोलते नहीं ना हम खुल के। हाँ, नहीं बोलते हैं, हमारी कुछ मजबूरी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन है सब और उधर अमेरिका है, पूरा वर्ल्ड एक साइड से हो गए हैं सब यहाँ, और हम लोग थोड़ा सा इसमें। आपको लगता है यूक्रेन और रशिया में कौन सही है? रसिया। क्यों? आप मेरे दुश्मन को मेरे सिधाने ले आके बैठाइएगा, हम क्या करेंगे? विरोध करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियस बात है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो की कोई भी कंट्री रहेगी वहाँ नाटो की आर्मी की पूरी डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी रहेगी। अब बैठा के वहाँ ले आएंगे रसिया को, भाई तुम्हें डेवलप करना है करो। यूरोपीय यूनियन में गया, कहाँ इसने अटैक किया है? बिना मतलब का उसको कहाँ से जाएगा? और नाटो का मतलब क्या बनता है आज के डेट में, जब वर्ल्ड यूएनओ हाई है, यूएनओ कहता है कि हम थर्ड वर्ल्ड वार होने नहीं देंगे। ये 32 कंट्री मिलके कहते हैं अगर हमारे पे किसी ने मारा हम सबको मिलके मारेंगे। क्या मतलब बनता है? नाटो का तो होना ही नहीं चाहिए दुनिया में। पर 32 कंट्री अब हेल्प क्यों नहीं कर रही है जब ये हो रहा है? तो मारे हुआ पुतिन बैठा हुआ है, उसको क्या जाता है? वो तो नॉर्थ कोरिया से बुलाया है सैनिक को जानबूझ के यूक्रेन में घुसाने के लिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास एक बहाना मिल जाएगा कि किसी दिन अगर इसके 2-4 सैनिक मारे गए तो कह देगा हमारे सैनिक मारे गए, यानी हमारे देश पे आया हुआ है, हमारे पास परमाणु बम खाली है। वो जानबूझ के लाया ना कि उसके पास एक और फ्रंट खुला रहे। और जब से ट्रम्प आए हैं तब से तो यूक्रेन और कमजोर हो गया। क्यों? वो तो जो वीडियो आया उसमें भी उसने क्लियर ही कर दिया दुनिया में, जबकि अमेरिका तो साथ दे रहा था यूक्रेन का। बिल्कुल, वो तो सब यूरोप वाला सब साथ ही दे रहे थे सब। तो अब क्या?
अब समेट लेगा डोनबास को और ये वाला रीजन को। उसने पहले फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कराएगा, उसके बाद से फिर करा देगा कि भाई मेरी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है, हम यूक्रेन से टूट तो गए हैं लेकिन फिर हम रसिया में मर्जर चाहते हैं। रसिया में मर्जर हो जाएगा, जैसे क्रीमिया हुआ वैसे डोनबास हो गया, डोनेस्क हो जाएगा, मर्जर हो जाएगा। और उस एरिया में रसिया ने जितने भी फाइनेंशियल लॉसेज हुए, जितना उसका पैसा खर्च हुआ है, उस एरिया में इतने मिनरल्स हैं, उससे उसकी रिकवरी हो जाएगी। मतलब फ्यूचर तो अब यही है, यूक्रेन गया। दूसरा एक और रीजन समझिए, पुतिन इतने दिन से राष्ट्रपति है, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और उस समय राष्ट्रपति तब इंडिया की तरह रसिया का होता था कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं रहेगा, सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगा। तो पुतिन 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे। बट रसिया का एक रूल है कि 10 साल से ज़्यादा, आप 2 टर्म से ज़्यादा पूरा नहीं कर सकते। तो उसका जब 10 साल कंप्लीट होने वाला ना, तो उसने अपने संविधान में संशोधन कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर के पास अब कोई पावर नहीं रहेगा, अब सारा पावर राष्ट्रपति के पास रहेगा, और खुद राष्ट्रपति बन गया। वीडियो गेम खेल रहा है। अब 10 साल उसका पूरा हो गया 2022 में। हाँ। अब क्या करें भाई, यहाँ तो 2 टर्म से। तो स्पेशल अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 2036 तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इंडिया में भी ऐसा हुआ था, 2002 में हुआ था कि लोकसभा की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। तो उसने कहा कि 2036 तक मतलब अभी एज इट इज रहेगा यहाँ पर। अब इंटरनल बगावत होने लगा। तो जब इंटरनल बगावत होती है ना, तो इसको कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका होता है ना, कोई वार कर दो। ऐसे ही माओ के टाइम पे हुआ था 1960 में चाइना में मार दी, इंडिया में लड़ गए यहाँ पे। ऑब्वियस बात है, अभी आज चाहे महंगाई जितनी भी हो, चाहे जो भी हो, हमें अपने प्रधानमंत्री से या एट ए टाइम के प्रधानमंत्री या पहले के कोई भी प्रधानमंत्री लाख शिकायत होगी, लेकिन जब वार के टाइम पे तो हम सब एक हैं। कारगिल के टाइम पे कोई ये कह सकता है क्या कि हम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नहीं थे, भले उन्हें वोट न दिया हो। तो पुतिन के लिए युद्ध लंबा खींचना अपने विरोधियों को निपटाने का एक अच्छा रास्ता। निपटा दिया अंदर। वो क्या नाम थे उनको, वैगनार ग्रुप के थे, प्रेगोजिन की क्या नाम था, उनको जहाज से उड़वा दिया, जा रहे थे बेलारूस। तो रसिया का एक अलग है, वो लड़ाई को केवल ये नहीं देखिए वहाँ पे, वो चाहे तो खत्म करके आज ही ले सकता है, लेकिन लंबा कर रहा है, खींच रहा है उसको। उसकी पॉपुलैरिटी, उसका विश्वास, उसकी नेशनलिटी बढ़ रही है कि ये रशियंस के साथ है। रसिया को यही बचा रहा है, दुनिया को अपने यहाँ दिखा रहा है रसियन भाषा में बोल के। उसकी न्यूज़ तो चल रही है ना कि आज अगर पुतिन नहीं होता तो पूरी दुनिया रसिया को समेट चुकी होती। ना नाटो कहाँ तक चला गया रहता, दिखाएगा वहाँ पर कि ना क्रेमलिन बचा होता, ना मॉस्को बचता, ना पीटर्सबर्ग बचता, ना व्लादिवोस्टोक, सब यूरोप वाले कब्जा कर लेते। तो लोगों का रहता यही रहेगा, पुतिन ही रहेगा, 2036 नहीं जी 50 तक रहेगा। वार गलत है ना, लोग मरते हैं। वार गलत रहता ना, बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया महाभारत होने नहीं देते। कुछ लोग बात से सुनबे नहीं करते, लात देना ही पड़ता है। आप 32 देशों के ग्रुप, जिसमें एटॉमिक पावर 3 के पास है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, अमेरिका के पास है, पावर में सबसे ज़्यादा, लॉबी सबसे ज़्यादा, टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा, हथियार सबसे ज़्यादा, यूएन में पहुंच सबसे ज़्यादा, इसके बावजूद ही 32 मिल के एक साथ रहेंगे और कहेंगे कि हमें कोई मारेगा, हम 32 मिल के मारेंगे। सद्दाम हुसैन को पूरा उड़ा दिया, सब लीबिया को पूरा उड़ा दिया, यमन को पूरा उड़ा दिया, सीरिया को पूरा उड़ा दिया। हमारे पास ये जितने देशों को उड़ाया, कम से कम 2 से 3 लाख इंडियंस वहां काम करते थे। हमें क्या मिला? कुछ नहीं। बीच मझधार में छोड़ के अफगानिस्तान को चला गया। अफगानिस्तान में हम लोग के करोड़ों इन्वेस्टमेंट है, सब फंस के रह गए। तो क्या मतलब बनता है आज के डेट में नाटो का? हिम्मत नहीं है किसी देश के पास ये कहने की कि नाटो गलत है। वो अलग बात है, बट गलत तो है ना। पर उनका मेन आइडिया तो ये है ना कि कोई भी एक दूसरा पावरफुल देश हम छोटे छोटे देशों को अलग तरीके से खत्म ना करे, इसलिए हम सब साथ में जुड़ के रहेंगे, क्योंकि हम सब बहुत पास में बहुत छोटे छोटे देश हैं। कौन? यूरोप वाले कहते हैं ऐसा? हाँ, तो मेन मतलब तो इसीलिए तो स्टार्ट हुआ था ना नेटो, कि एक छोटा देश नाटो हुआ था किसको कंट्रोल करने के लिए। उस समय रसिया बेलगाम था, यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर इधर रसिया था। हाँ, तो ये बहुत बड़ा था, ये था, छोटे छोटे जब ये खत्म हो गए, जब आप कहें कि भाई हमको रसिया से डर है इसलिए हम ग्रुप बना रहे हैं, रसिया टूट गया, अब ये रहा, बड़े देश तो इसे भी खत्म करो भैया। तो फिर तो वही बात हुआ, इसके डर से आप बनाए और आप खुद बने गए, तो आपके डर से भी तो कोई और बनाना चाहिए। फिर चाइना बना लिया तो क्या गलत किया? चाइना बना ले, नॉर्थ कोरिया बना ले, इराक बना ले, ईरान बना ले, तालिबान मिल के बना ले सब, कि हम 5 पे कोई मारेगा तो हम मार देंगे परमाणु बम। उधर चाइना संशोधन कर दे कि हमारा ईरान एलआई है, हमारा नॉर्थ कोरिया एलआई है, तालिबान हमारा एलआई है, गाजा हमारा एलआई है। किसी पे अगर होगा तो हम अपने एटॉमिक पावर का यूज कर सकते हैं, तो हो गया काम खत्म। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर किस चीज़ से होगा हमें पता नहीं, लेकिन एक कहावत का एक विद्वान ने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा ये पता नहीं, लेकिन 4th वर्ल्ड वॉर हम लोग पत्थर और लाठियों से लड़ेंगे।
क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर में इतनी तबाही मचाएगा सब कि हम लोग स्टोन होज में चले जाएंगे। लगता है वॉर होगा कि होने नहीं देंगे? नहीं होने देंगे। मतलब अब दुनिया उस लेवल पे कि जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह नहीं होगा। सब हथियार बेचने वाले कंपनी है, सब अंधेरे का डर दिखा के टॉर्च बेचते हैं। थोड़ा बस मुनाफा होना चाहिए बस। करोड़ों की कमाई है। एक जहाज बेच देंगे सब, एक अपाची हेलीकॉप्टर बेच 6,000 करोड़ का। यहाँ पता चला 10 जिला मिल के खेती करेगा तो 6,000 करोड़ कभी ना कमा पाए। वहाँ एक हेलीकॉप्टर बेचा निकल गया। और उसके बाद उसके पास उसका मेंटेनेंस अलग, पायलट की ट्रेनिंग अलग, फिर हथियार खत्म हो गया तो अलग। ये मेरा ही हथियार लगा सकते हो। छोटे छोटे वॉर कराना फायदेमंद होता है उन लोग के लिए। और वो लोग अभी एक स्पेशल फोर्स के ऑफिसर थे जो टेररिस्ट से लड़ते हैं इंडिया में, वो बता रहे थे हमें कि बहुत सारी बड़ी बड़ी वेपन कंपनीज वो आती है हमारे बॉर्डर एरिया में, जो नक्सलाइट्स है और जो हमारे ये मिलिटेंट्स हैं, इनको एडवांस वेपन फ्री में बांट के जाती है ताकि ये अटैक करें। और फिर वो वेपन से, क्योंकि वो एडवांस वेपन के साथ अटैक करती है, फिर आके वो देशों को जाके बेचती है कि यार देखो उनके पास इतने एडवांस है तो आपको भी एडवांस लेने चाहिए, फिर डबल प्राइस में देशों को बेचती है। जिस कंपनी का हथियार किसी टेररिस्ट के पास मिल गया, उस कंपनी के ऊपर जांच होनी चाहिए और उसे इंटरनेशनली ब्लॉक करना चाहिए। इंटरनेशनल ब्लॉक। जब आतंकवादी इंटरनेशनल हो सकते हैं तो उसके हथियार इंटरनेशनल कैसे नहीं हो गया? तो ये तो कौन ब्लॉक करेगा? अमेरिका वगैरह, उन्हीं पे सारा हथियार है, वही तो बनाते हैं। तो इनके हिसाब से ना, ये किसको आतंकवादी बोलेंगे, किसी को बने। ये मुंबई को उड़ा के गया अजमल कसाब, इजराइल ने उसे आतंकवादी नहीं बोला। क्या बेशर्मी है। क्यों नहीं बोला? कहा कि हम अभी जांच कर रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। क्या बेशर्मी है। इजराइल इतना पावरफुल क्यों है? सारे देश डरते क्यों? आपने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर कि इजराइल से सारे देश डरते हैं। वहां के देश डरते हैं जहाँ खर न पतवार या ऋण प्रधान, एक कहावत कहा जाता है। उन सबको आता क्या है? अरब वालों को खजूर, ऊंट, तेल खत्म, खेल खत्म। वहां पे लड़ सकते हैं। वहां पे क्या जा रहा है? जिससे लड़ रहा है, अब देखिए सीरिया में कोई राष्ट्रपति नहीं है, उठ के गोलान हाइट कब्जा कर लिया। तो वहाँ के हिसाब से टेक्नोलॉजी है, नो डाउट, देश बहुत आगे है, हर चीज़ में ठीक ठाक है। बट समझिए विदाउट अमेरिका और नाटो के सपोर्ट से वो भी नहीं लड़ा। छोटा सा गाजा है जिसके पास ना अपनी एयरफोर्स है। गाजा का शर्त क्या है कि फिलिस्तीन ना एयरफोर्स रखेगा, ना नेवी रखेगा, ना ही थल सेना रखेगा, ना उसे देश की मान्यता दिया जाएगा। तो उसका कहना है भाई तुम आया है क्या? कहा कि तुम जानो, उसको कुछ रखने ही नहीं देता है। उससे मारने के लिए, उसको मारने के लिए इसे फ्रांस से सपोर्ट लेना पड़ा, अमेरिका से सपोर्ट लेना पड़ा, इससे तो दुनिया भर से सपोर्ट लेना पड़ा। क्यों? उसके पास हथियार खत्म हो गए ना। तो ऐसा क्यों? वो इतनी सी बेल्ट ने इतना, अगर इसको खत्म ही करना है तो जरा से गाजा ने कैसे परेशान कर दिया इनको? एक बिल्डिंग को मारने के लिए आपके पास कम से कम 10 एक्सप्लोसिव उड़ानी पड़ेगी। एक मोहल्ला को उड़ाने के लिए आपके पास एक तो डिपो उड़ जाएगा। पूरी कंप्लीट हथियार किसी को कंप्लीट डेमोलिश करने के लिए तो बनाया नहीं जाता। हथियार आपको आगे एडवांटेज देने के लिए बनाया गया। अब आप उसको कंप्लीट डिमोलिश करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? अब जेसीबी है थोड़े मोड़े खोदने के लिए, आपको ये पूरी शहर को खोदो, पागल हो जाएगा यार, हमको इसलिए बनाया ही नहीं यार। वो तो परमाणु बम बनाया गया था कंप्लीट डेमोलिश करने के लिए। तो इनका ग्रुप बहुत तगड़ा है। इजराइल हो गए या नाटो वाले, इनका ग्रुप बहुत तगड़ा है। और ये नाटो वाले आए थे सब वियतनाम में, वियतनाम वाला इतना मार मारा था सबने, इतना मार मारा था सब कि जान बचा के भागे हैं अमेरिका वहां से। 20 साल लड़े थे, कुछ नहीं कर पाए, भगा दिया से वहां पे। क्यों नहीं हो पाया ये इस वॉर के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट वियतनाम में अमेरिका वॉर नहीं जीत पाया। नहीं जीत पाया, कभी नहीं जीत पाएंगे वहां पे। देखिए, वी कैन नॉट फाइट विद द ज्योग्राफी। ना वो वियतनाम जीत सकते हैं और ना ही अफगानिस्तान जीत सकते हैं। केवल अमेरिका नहीं, रसिया भी तो हार के गया है। कोई नहीं जीत सकता। इवन ब्रिटेन वाले जब हमें गुलाम बनाए थे, लेकिन अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिए थे सब। हमारी आज़ादी से पहले म्यांमार को साइड कर दिया सब 1935 के अधिनियम द्वारा 37 में। ज्योग्राफी ऐसी है ना, जैसे अमेरिकन वाले सब जो है ना, जमीन पे नहीं लड़ सकते हैं, वो जमीन पे कभी नहीं लड़ पाएंगे। उनके पास टेक्नोलॉजी है, ऊपर से ड्रोन मार देंगे, हेलीकॉप्टर उतार देंगे, टैंक लेके घुस जाएंगे। लेकिन जहाँ ये काम नहीं आएगा वहाँ क्या करिएगा? अफगानिस्तान में पहाड़ है, वो चुपचाप लेट जाएगा, ड्रोन को पता ही नहीं चलेगा साइड में, और ड्रोन उड़ेंगे ना तो पास में आकर ले जा यहाँ से। वियतनाम में जंगल है, कुछ काम नहीं आने वाला है वहाँ। वो अंदर अंदर सुरंग खोद के चल दिए सब। तो ज़मीन पे वो नहीं लड़ सकता है, यही है। और ज़मीन पे प्लेन अगर एरिया है तो लड़ लेगा। इराक खाली मिला था, लड़ लिया। अफगानिस्तान 20 साल लड़े थे, वापस गए भी तो इज्जत से नहीं गए।
उसने कहा कि 10 दिन का नहीं, हम तुम्हें केवल 5 दिन का टाइम देते हैं, सोचिए। सब छोड़ छुड़ा के चले भागो। आज जिस दिन जा रहा था ना, उस दिन भी मार दिया सब तालिबान वाले। उस दिन भी हमारा अफगानिस्तान से अच्छा रिलेशन है, बट तालिबान से नहीं। तालिबान से तो रिलेशन ही नहीं है, बट नो डाउट इंडिया और अफगानिस्तान बहुत बहुत अच्छा रिलेशन है। हम लोग के मैच जीतने पे अफगानिस्तान वाले खुश हो जाते हैं। पर तालिबान के साथ अभी क्या हो रहा है रिलेशनशिप? अभी तो कोई रिलेशन ही स्टार्ट नहीं है, बट इंडिया को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आपने खुला मैदान छोड़ दिया, वहां से चाइना घुस जाएगा। इलेक्शन कराना चाहिए उन्हें। अगर इलेक्शन के बाद अगर गवर्नमेंट जीत जाती है तो एक बहाना रहता है कि भाई आई सपोर्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्योंकि अफगानिस्तान का है ना, यहाँ पे उसको उसका नाम चेंज कर देंगे सब, वो सब अपना। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, उसका दुश्मन अफगानिस्तान है, उसको सपोर्ट करना। हमें अफगानिस्तान खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अफगानिस्तान से तो बहुत लोग अभी भाग रहे हैं। करेंगे क्या बेचारे वो लोग, मरेंगे वहाँ। तो वहाँ पर तभी मैं लंदन में था, और जहाँ पर टैक्सी ड्राइवर था मेरे साथ, वो अफगानी था, और वो बता रहा था कि अफ़गानिस्तान में कैसा रैकेट चलता है लंदन आने के लिए। तो अफ़गानी लोग पाकिस्तान जाते हैं फ़र्जी डॉक्यूमेंट बना के, वहाँ पैसे खिला के, बहुत आसान है जाना। फिर पाकिस्तान से किसी ना किसी तरफ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, जिससे वो टूरिस्ट वीज़ा पे लंदन आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से या स्टूडेंट वीज़ा पे। लंदन में इनकी ही एक एजेंसी है जो इन लोगों को डॉक्यूमेंट देती कि यहाँ इनको पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। पढ़ाई के पेपर दे के वो पहुँच जाते हैं, जैसे उधर वहाँ पहुँच के पासपोर्ट फाड़ के फेंक के घूम जाते हैं। फिर घूम के इधर उधर जितना टाइम घूम लिए, घूमने के बाद जाके सरेंडर कर देते हैं कि हम भाग के आए, हमको असाइलम दे दो, हमको यहीं रहने दो, क्योंकि अगर हमको हमारे देश भेजा तो वहाँ मार दिया जाएंगे, हम किसी भी देश के नहीं हो। और ये बस बोलते हैं कि हम अफ़गानी हैं, बताते नहीं कि पाकिस्तान के रूट से हैं, बोलते हैं हम अफ़गानी हैं, हम किसी तरह यहाँ पे भाग भुका के पहुँच गए। और पहुँच गए तो फिर वहाँ पे एक रूल है जहाँ पे 5 साल तक तुम्हें फिर वो वीज़ा देते हैं रहने के लिए। 5 साल तक तुम उधर रह लो, तो 5 साल के बाद तुम उधर अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये लंदन वालों को इस पे तकलीफ हो रहा होगा। इन्हीं गधों ने अफगानिस्तान को हमसे अलग किया है, इन्हीं गधों ने पाकिस्तान को हमसे अलग किया है। पाकिस्तान के लोगों, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ एज ए ह्यूमन, सोचिए उसकी कितनी दुर्दशा होगी। लड़कियों की हालत ऐसी खराब को, उसका हस्बैंड कब एक नया दुल्हन लेके चलाएगा पता ही नहीं चलेगा उसको। कितना खराब लगे। एक पर्सनल लिबर्टी भी होती है ना, वहाँ पे एक आदमी 4-5 शादी कर लिया। अब आपने वैसा माहौल बना दिया कि जिंदा रहने को ये लोग विकास समझे, अलग बात है। अब देखिए सबसे बड़ी खराबी क्या थी, जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी तो खैर बंगाल में दंगा छिड़ा हुआ था, कोई पूछने नहीं गया था। तो आज़ादी का लोग इधर दिल्ली में जश्न मना रहे थे। वो बूढ़ा इंसान एक टूटे हुए घर में था कि इसे उग्र भीड़ ने तोड़ दिया है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान आज भी जिंदा है। तो वहाँ लोग भले गाली देते हैं, जिसकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी पे आवाज़ उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा था। क्या बोलिएगा इसे, खैर वो अलग चीज़ है, क्योंकि गांधी को मानने वाले भी गांधी के विचार वाले होते हैं। जब देश आज़ाद हुआ, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम लोग से क्या हुआ, हमारा देश है, कोई ससुरा आया इसे लाइन खींच दिया कि इसके इधर इंडिया, इसके इधर पाकिस्तान, हम मान लिए। क्या बेवकूफ़ी थी। चाहे उस समय सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो। हमारे देश में क्या है ना कि आप एक नेता को गाली दो, एक को मत बोलो। भाई दोनों लोगों ने क्या किया, ये आपके ऊपर एक लाइन कोई खींच के चला गया, आप क्या करेंगे, तुम जाना है ब्रिटेन जाओ। उसने क्या किया, सेनापति कहा कि हमारी सेनापति 2 साल तक यही रहेंगे। जनरल बूचर था वहाँ पे, तो वो वहीं रह गया। आप 2 साल बाद मिटा देते उसको। जिन्ना मर चुका था, पाकिस्तान में जिन्ना के अलावा कोई नेता ही नहीं था। अबुल कलाम आज़ाद को यहाँ खड़ा कर देते। क्या जाता था, कैसे एक्सेप्ट कर लिया हम लोग ने, कितना बेवकूफ़ी। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 10 साल पहले म्यांमार को 1937 में अलग किया, 35 का नियम बनाया, सब 37 में अलग कर दिया। आपको 10 साल पुराना लाइन खींचने में मेहनत लग रहा था। क्या बेवकूफ़ी है ये सब चीज़, खींच खाच के मिटाया। कौन है लाहौर बोलता है यहाँ पे, लाहौर तुम्हारे बाबा का लाहौर है, हाँ बप्पा रावल का है। कंधार तुम्हारा गांधारी का कंधार है, उनकी भी नसीब अच्छी होती। हमारे यहाँ ना ऐसे कोई रिलीजन को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये एक पॉलिटिक्स, उनकी भी मजबूरी है, अगर वो ये नहीं करेंगे तो जीत भी नहीं पाएंगे। जैसे सांप नहीं मारे तो फिर तो सींग तो होता नहीं है सांप को, और कुछ तो है नहीं। वो जिसके पास भाई, तो वो एक अदरवाइज में वो लोग भी बड़ा सुकून से जीते। हमारे बप्पा रावल का लाहौर था, और पूरी दुनिया में एकता की मिसाल थी लाहौर।
जहाँ जितनी बड़ी संख्या में सिख रहते थे, उतनी ही बड़ी संख्या में मुस्लिम, उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू, उतनी ही संख्या में ईसाई, सारे लोग, बौद्ध, सब लोग। लाहौर क्या शहर हुआ करता था। आज क्या हो गया है लाहौर, किधर बम फटेगा पता ही नहीं है। बर्बाद कर दिया से इसको। तो ये एक बहुत, हमको सच में ये दुख होता है कि क्या थिंकिंग थी उस टाइम के लोगों की। मान लिया एक कोई फिरंगी आया, लाइन खींच दिया, सीरियल रेड क्लिप बैठा इसे टेबल पे नक्शा लेके, कहा कि कहाँ कहाँ पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन से लाइन खींचते 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 खींच दिया। लाहौर इंडिया में दिया था। तो लोगों ने कहा कि सर आपने तो, पाकिस्तान में तो कोई शहर ही नहीं बचा, कराची है बस। कहा कि तो मैं क्या करूं। कहा एक काम कीजिए, लाहौर दे दीजिए। ऐसे मिटा के ना लाहौर दे दिया, मिटा के दिया वो लाहौर। और हम लोग चुपचाप बर्दाश्त किए थे। क्या बेवकूफ़ी थी। अभी कोई खींच के देख ले। बट पहले इंटरनल फाइट्स थी इसकी वजह से ना, धर्म के नाम पे दो लोग अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे, इसलिए कोई तो होना चाहिए जो धर्म के खिलाफ बोले। अब जैसे कोई धार्मिक मामला रहे, हमको क्या है ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू मुसलमान, साइड रोल, बात में नेशनल मैटर का है तो साइड बंद। अभी लाइन मिटाएंगे पहले, उसके बाद टाइम पे बोलते थे ना कि वीर सावरकर थे, लेकिन उनकी आवाज सुनी नहीं टॉप लेवल तक। सुनाने लायक पोजीशन पे भी तो मतलब, अब देखिए वीर सावरकर ने लड़ाई लड़ी थी, बट एक जिस लेवल पे सुभाष चंद्र बोस गए, उस लेवल पे बात ले जाना चाहिए था। सावरकर जी ने पूरा प्रयास किया था अपने हिसाब से, सब लोग ने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन उसका क्या फायदा मिला हमको कि हमसे म्यांमार तोड़ दिया, हमसे बांग्लादेश तोड़ दिया, हमसे पाकिस्तान तोड़ दिया, हमसे अफगानिस्तान तोड़ दिया। ये वही हुआ कि हम अपने पथरी का इलाज कराने हॉस्पिटल में गए और हमको बचा तो लिया, लेकिन हमारा दोनों हाथ पर काट दिया। ये भाई क्या करेंगे हम लेके। पथरी का इलाज करना था, कर तुम पथरी सही कर भाई, तेरे को आजादी देनी था, आजाद कर, भाग यहाँ से। ब्रिटेन वहां पे। तो ये आपको लगता है ब्रिटेन की चाल थी कि हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स? ब्रिटेन क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं, ब्रिटेन का था, 100% ब्रिटेन का था। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब हम किसी से आज़ादी मांगते हैं ना, उसके कुछ साल बाद जो नेशनलिस्ट होते हैं ना, उस आज़ादी की कीमत वसूलते हैं कि तुमने जलियांवाला बाग किया था, तुमने हमसे इतना सोना ले गए, हमसे ये ले गए। तो ब्रिटेन को ये डर सा मारा था, यार ये सब मांगेगा सब हमसे, और फिर ये महारानी का ताज ले जाएगा सब, नहीं देंगे ना तो महारानी संहिते उठा ले जाएगा सब। उसने देखा कि भाई इसको क्या करें हम। तो सपोज कीजिए कि हम किसी के घर से कोई चोरी करके ले जा रहे हैं, मेरे पीछे वो दौड़ गया है, तो कुछ ना कुछ देर में तो हमको पकड़ लेगा। उसका पैर तोड़ देते हैं मार के, तू दौड़ेगा ही नहीं, आएगा नहीं। पैर तोड़ने के लिए उसने कहा ना कि एक काम करते हैं, यहाँ लड़ाओ, ऐसा ना। पहली बार जमीन का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया। उधर म्यांमार में बौद्ध ज्यादा रख दिया, इधर मुस्लिम ज्यादा रख दिया। लड़ो, तोड़ दिया पैर। अब हमें क्या लगता है पाकिस्तान दुश्मन है वो फिलहाल 47 के बाद, लेकिन पाकिस्तान को पैदा करने वाला दुश्मन का बाप ब्रिटेन हुआ। अब तो मिटाना बड़ा मुश्किल हो गया ना। उस समय नया नया चीज था, बंटवारा खत्म हो सकता था। हमको एक चीज नहीं समझ में आता, सरदार पटेल इतने बहादुर, क्या पर्सनालिटी थी सरदार पटेल की, नो डाउट अनमैचेबल, अवतार लिए हुए इंसान थे सरदार पटेल। वो हैदराबाद के नवाब को यूं झुका देते हैं, ऑपरेशन पोलो ले आते हैं। ये जूनागढ़ का नवाब था, वो कह रहा था हम इंडिया में मिलेंगे ही नहीं, उसको भगा दिए यहाँ से। तो जिन्ना ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसा, आ जाओ यहाँ पे। तो कहा ठीक है आ जाते हैं। जिन्ना ने जहाज भेजा, पानी वाली जहाज। सरदार पटेल ने, तुम्हारी संपत्ति कैसे जाएगी बे, यहीं रहेगी, तुम्हारे बाप की है। तो वो जूनागढ़ का नवाब केवल 1200 कुत्ता लेके गया था, उसको कुत्ता पालने का शौक था। जिन्ना देखा, माथा पीट लिया, कमीने तो कुत्ता लेके आ रहा है यहाँ पे, ना जमीन लाया ना पैसा लाया, कुत्ता लेके आया वहां पे। सरदार पटेल ने नॉर्थ इंडिया पे उतना ध्यान नहीं दिया। कश्मीर इशू में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू ज्यादा आगे इन फ्रंट पे थे, और उसका सबसे बड़ा कारण था जनरल बूचर। जनरल बूचर ने कहा कि सेनापति हमारा नहीं था, वो ब्रिटेन का था। उसने कहा कि जब तक हरी सिंह साइन करके नहीं देंगे हम करेंगे नहीं। हरी सिंह को नौटंकी पता नहीं किसने दे दिया कि अपना स्विट्जरलैंड बनाएंगे। पूरा खानदान लुट गया हरी सिंह का, बता नहीं सकते हैं इनके घर से किनको उठा के ले गए थे सब। अब हम लोग भी नहीं बोलते हैं कि चलो भैया, सबकी रेस्पेक्ट की बात होती है। लास्ट में देखें ना कि कौन कौन रिश्तेदार तब साइन किए यहाँ पे। सरदार पटेल ने तो वहां से ना भेजा। सरदार पटेल की बात अलग थी। वो इंसान अगर चाह देते ना, ये लाइन मिटाने का मतलब क्या चाहिए, तो पाकिस्तान वाला मिटाते, अफगानिस्तान वाला भी मिटा देते। देखते कोई नहीं देख रहा है, नॉर्थ इंडिया और भी सेंट्रल एशिया में चलते हैं। गलत हो गया उस टाइम हम लोग से। आपको लगता है वो पीएम बनने थे फर्स्ट?
बनने तो चाहिए थे, लेकिन जिंदा रहते तब ना। ये बड़ा अजीब सी बात होती है। सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु 1950 में हो गई थी, और हमारे यहाँ पहला इलेक्शन ही हुआ 1951 में। नहीं, 47 के बाद ही। वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, वो तो वायसराय के अंडर में काम कर रही थी। सेनापति मेरा नहीं, वायसराय मेरा नहीं, तो हम क्या करेंगे ऐसा राजा बन के कि जमीनें मेरे सेना नहीं है। तो किसको बनना था पहला प्रधानमंत्री जो चेंज कर देता इंडिया की? तो उस समय जो कर सकते थे 47 में प्रोविजनल गवर्नमेंट में, उन्हीं के हाथ में था, होम मिनिस्टर के अंडर में। नहीं, उसके बाद पहले इलेक्शन के टाइम पे देखिए पहले इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत लेट हो जाता है। हाँ। 47 में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत लेट कर दीजिएगा तब तो नहीं हो पाएगा। 47 में ही ये विभाजन खत्म होना चाहिए था। और जिन्ना को टीवी था, मर गया, फिर उसके बाद ले लेते। हाँ, वहाँ पे जिन्ना मारा था ना, तो उसकी बॉडी को 2 घंटा बाद आया था सर ले जाने के लिए। एम्बुलेंस में मर के सड़ रहा था, मक्खी भन बना रही थी, एम्बुलेंस का एसी नहीं चल रहा था, अब फ्यूल खत्म हो गया। तो सोचिए उसका कारकेट जाना चाहिए ना, तो फ्यूल खत्म हो गया था। फिर मैसेज गया कि जिन्ना यहाँ पड़ा हुआ है, ले जा भाई तू। ओके, आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे। मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें थंबनेल था, पाकिस्तान के लोग ये वीडियो मत देखना। ये वीडियो में क्या बताया आपने? ऐसा क्या बताया? 1971 की वार की चर्चा थी इस वीडियो में, और ये आई थिंक 5 साल पहले का वीडियो, 2020 के आसपास का। हाँ। तो उसमें यही बता रहे थे कि मतलब पाकिस्तान अपना किस तरह, मतलब 2 साइड में लड़ाई चल रही थी। एक थी बांग्लादेश साइड में, तो बांग्लादेश साइड में हमारी आर्मी उसके ऊपर भारी पड़ रही थी, और उसने सोचा कि भाई बांग्लादेश तो गया मेरे हाथ से। तो उसने पूरी अपनी टैंक रेजिमेंट और पूरी इन्फेंट्री बटालियन लेके घुस गया राजस्थान में, जिसपे लोंगेवाला की लड़ाई अपने बड़ा फेमस लड़ाई थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, तो वो 120 जवान थे, उनके सामने पूरी इन्फेंट्री बटालियन थी और पूरी टैंक थी। उनको ऊपर से ऑर्डर थे, छोड़ के हट जाओ भाई, नहीं लड़ पाओगे उनसे। वो लोग नहीं हटे और रात भर रोक दिया उन लोगों को। सुबह आई, जहाजें मार गई। हमारी सेना के ऊपर ऑर्डर आए थे कि हट जाओ, सुबह जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भैया सुबह तक ये तो पूरे जोधपुर एयरबेस उड़ा देंगे सब। और उसी लड़ाई में पाकिस्तान की सेना थी, उसको 93,000 फौज को पाकिस्तान से मैसेज था, हटना मत गधा कहीं का, बहुत बिरयानी खिलाए तुमको, हटना मत। वो 93,000 सरेंडर कर दिए। तो 93,000 इन सबको ना चम्मच में थूक के डूब जाना चाहिए। तो क्यों सरेंडर कर दी? कुछ तो लड़ने की औकात होनी चाहिए। यहाँ हम 120 में रोक, यहाँ 120 में रोक दिए हो। 1.25 लाख नू एक लड़ा वहाँ। तो क्यों इनकी नहीं है 93,000? इतने बड़ी, यही तो हमें नहीं समझ में आता है, इतने कैसे जाहिल हो सकते हैं। 93,000 खत्म कर दिए, जबकि इनके पीछे बैक सपोर्ट था ब्रिटेन का, नाटो का, अमेरिका का, सबका बैक सपोर्ट था। अब ये क्या कर सकते हैं? और ये अपने यहाँ अभी भी कहते हैं सरेंडर नहीं हुए थे। यही कहते कि भाई तुम मानोगे हो नहीं कि तुम्हारे यहाँ सरेंडर हुए थे। तो ये बारात में घूमने आए थे 93,000। इनको अमेरिका भी अपनी भेज रहा था ना, शिप सपोर्ट करने के लिए भेजने वाला था पहुंचने से पहले। अमेरिका का तो आधा बेइज्जती पाकिस्तान कराया। उसने पैटर्न टैंक भेजा अमेरिका ने पाकिस्तान को कि अनविंसिबल टैंक है, इसे कोई नहीं उड़ा सकता है। आरसीएल गन से बीर अब्दुल्ला भी उड़ा दिए। अमेरिका का टैंक का ऑर्डर खत्म हो गया। पाकिस्तान, अमेरिका ने कहा कि चोटा तुमको हम नहीं देंगे, टैंक से ज्यादा चलाने वाला मायने रखना चाहिए। अमेरिका ने एक पनडुब्बी दिया, PNS गाजी नाम था उसका। कहा कि इसको कोई नहीं डुबा सकता। उसको हमारा एक जहाज डुबाया, जो जहाज खराब हो गया था, लंगर में था, मेंटेनेंस चल रहा था। INS राजपूत मार के गिरा दिया गाजी को। अमेरिका कहा कि तुमको हम हथियार नहीं देंगे, तुम पूरा बेइज्जत करा के रखा है हमको। 1970 का जहाज था MiG-21। 1970 की मोटरसाइकिल चलाने में डर लगेगा हम लोग को। उतनी पुरानी मोटरसाइकिल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, अजीब लगेगा। हम लोग का MiG-21 जहाज 1970 का, उसमें गिरीश मोबिल सब खत्म है, झर 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 करता है। इसे दरवाजा बंद हो जाएगी, पायलट कहते भाई बंद हुआ कि नहीं, इसे नहीं, भाड़ा पे टेम्पू चलती है वहाँ पे, वैसा जहाज से। और पाकिस्तान का F-16 मार के गिरा दिया। F-16 मार के गिरा दिए। अब दुश्मन के एरिया से यूं टर्न लेके भागना था। अब ये पुराना जहाज था, टर्न लिए बस वहीं क्रैश हो गया। अब पाकिस्तान पागल हो गया भाई। अमेरिका को कहते हैं भाई अच्छे लोगों को हथियार भेजो, तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी। F-16 मार के गिरा दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं गिरा F-16, उसका जो विंग्स टूटा हुआ था वो इंडिया में गिर गया। तो हमारे एयरफोर्स ये देख, ये टेम्पू का दरवाजा है रे। इनको ऐसा लगता है ना कि हमको लगता है, इन सबको ऐसा लगता है कि इनको फरिश्तों से डायरेक्ट फोन नंबर रखे होंगे, सब ये बात करते होंगे उस तरह से। हम लोग का चंद्रयान क्रैश कर गया, होता है। हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा कोशिश किया था, वहां पहुंचा कि जमीन पे लैंडिंग ठीक जगह पे नहीं हुई थी।
लेकिन उसके बाद तो हम लोग ने अच्छा कर दिया। जब क्रैश किया था तो बहुत खुश थे सब। अरे गधों, जो पहुंच सकता है वो अगली बार अच्छे से पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली। अब वो पूछ रहा है सब कि क्या करेंगे चांद पे जाके। मतलब किस स्कूल कॉलेज में, हमको ना कभी कभी लगता है कि हमारे यहाँ स्कूल खराब है। कह रहा है कि चांद पे जाके क्या करेंगे। अरे कल को अगर वहां यूरेनियम मिल जाता है, वहां जाएंगे, यूरेनियम निकाल के लाएंगे। दुनिया का सबसे महंगा चीज यूरेनियम है। सोना चांदी हीरा को पूछता को नहीं। तो मतलब ये तो नॉर्मल लोगों को लगता है कि सोना बहुत महंगा चीज है। अरे सोना मतलब क्या चीज, टांग के घूमो यहाँ पे। यूरेनियम कल को वहां मिलेगा, हम लेके आ जाएंगे। और जब तक इनकी टेक्नोलॉजी बनते बनते पूरा खदाड़ के लेके खत्म कर चुके रहेंगे। दो देश एक ही टाइम पे अलग हुए थे, एक ही हिस्से से अलग हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया। दो ने डेढ़ बोलिए, डेढ़ आधा ही है। उसका आधा बांग्लादेश कट गया। वो आधा देश प्रगति क्यों नहीं कर पाया जब एक ही टाइम पे अलग था? उनमें दिक्कत क्या है? उन सबको ना अजीब दुनिया में जा रहा है सब उनको। उन लोग की दुनिया ही अलग है। हम लोग को ना बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ये छोटा मोटा चीज उन सबको थोड़ी चाहिए। सीधे ताज होटल में आएंगे, बम चलाएंगे और उसका जन्नत में जाएंगे। अरे गधा कहीं का। ऊपर वाले को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदनाम किया तो पाकिस्तान वालों ने बदनाम किया। कोई इंसान मेरा नाम लेके किसी को 2 तमाचा मार दे, खान सर की जय 2 तमाचा मार दे, हम फंस जाएंगे। ये अपने खुदा का नाम लेके बम चलाते हैं। यार फंसा किसको रहे हो? तुम बदतमीज हो, तुम बम मार रहे हो, किसी मासूम को ले रहे हो। तो अच्छे चीज में नाम लो। कहीं तुम परोपकार कर रहे हो, कोई हॉस्पिटल खोल रहे हो, वहां खुदा का नाम। गलत काम में क्यों खुदा का नाम लेते हो? फिर क्या है कि कोई इंसान नॉर्मल नमाज पढ़ रहा है, खुदा का नाम ले रहा है, लोग उसको अंतर नहीं समझ कर पाते हैं। अजीब हाल है ये। कहीं 50 एम्बुलेंस डोनेट कर रहे हो, तुम नाम लो अपने भगवान का, लो अपने खुदा का, लो सबको अच्छा काम में लो। पूरी कम्युनिटी को नाश के रखा है। क्या बोलिएगा इसको? बट प्रॉब्लम क्या है ना, धार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे नहीं होनी चाहिए। धार्मिक चीज़ों में एक चीज़ क्या है ना कि वहाँ पर आपका धार्मिक चीज़ें में आप उसमें ना आप लॉजिक नहीं लगाइए। जो बोला जा रहा है चुपचाप एक्सेप्ट कर लीजिए, जो है वही मान लीजिए। अब जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, समाज को इस चीज़ की आदत लग जाएगी एक्सेप्ट करने की। एक पाकिस्तान के कोई बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल थे, वो हम तो उन्हें उतना देखते नहीं हैं, बट उनका एक क्लिप आया था कोरोना के टाइम पे कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका की वैक्सीन है। तो हमको लगा कि भाई सुनना चाहिए, भाई पाकिस्तान का स्कॉलर आदमी क्या बोल रहा है। तो हम सुने कि क्यों, उस समय कोरोना सबको डर लग रहा था, जो बोलता था आदमी हम क्या बोल रहा है भाई, सुन 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 कर रहा कि ये अमेरिका की चाल है, वो वैक्सीन में कोई नैनो चिप रखे हैं। हमको और वो इसके हेल्प से, इस वैक्सीन की हेल्प से हमारी दिमाग को कंट्रोल करेंगे, हमारी दिमाग चुरा लेंगे। हम कह रहे हैं भाई अमेरिका को अगर दिमाग चुराना है, तुम गधों का दिमाग चुराएंगे, नाड़ा बांधने के अलावा आता क्या है तुम लोगों को? क्या बेवकूफ़ी चल रही है इन सब की, अलग टाइप का। मतलब इनको देखते तो हमें भी लगता हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, चलो भाई कोई शिकायत नहीं है इंडिया से, कोई बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया एकदम ठीक ठाक चल रहा है। जिसने भी लाया है अलग अलग प्रधानमंत्रियों का योगदान है, कम के वो इसे तो भाषण नहीं मचाया है सब जैसे उन्होंने कर दिया। बट वहाँ पे लगता है कि आर्मी की वजह से दिक्कत है, क्योंकि आर्मी कंट्रोल करती है, आर्मी ही बनाती है प्राइम मिनिस्टर, आर्मी ही हटा देती है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो जेल चले जाता है। पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है। नहीं, पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास पाकिस्तान है। ईद के टाइम पर देख रहे थे, ईद में उसका जनरल जो था, सेना का जनरल, पूरे शहर में पोस्टर लगाया हुआ है, ईद मुबारक। अब फोटो लगा, जैसे अपने नेताओं का कैसे फोटो लगता है, शुभकामना, नव वर्ष की शुभकामना, ईद मुबारक, होली की शुभकामना, वैसे सेनापति अपना पूरे शहर में लगवाया हुआ है। क्या इंडिया में लगा सकते हैं? क्या हाल है वहां पे पाकिस्तान वाले? उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जिन्ना ने देश लिया उससे ज्यादा खतरनाक था कि जिस तरीके से उसने देश लिया। और जब देश आजाद हो गया, मतलब विभाजन हो गया, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें अपना मुल्क मिल गया, तो उसने डांटा था मुस्लिम लीग को और कहा था कि इतिहास याद रखेगा, मुस्लिम लीग ने देश अलग नहीं किया, जिन्ना के ताकत से देश अलग हुआ। ये उसकी ताकत। और गुजरातियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिन्ना भी गुजरात के थे भाई, बहुत तेज दिमाग के होते। जीना भाई ठक्कर, मतलब वो ठक्कर जाति से ना, मुस्लिम नहीं था जिन्ना, उसके दादाजी मुस्लिम नहीं थे। जेना भाई ठक्कर थे, ठक्कर जाति से। तो उसने ना मछली का व्यापार करते थे, तो शाकाहारी लोगों ने उन्हें बाहर कर दिया, भागो यहाँ से, तुम ये मछली कराची में सीख दिए। तो मुंजा भाई ठक्कर
मुंजा भाई ठक्कर का बेटा हुआ जेना भाई ठक्कर, और जेना भाई ठक्कर का बेटा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, और ये इस्लाम धर्म अपनाया था और उसके बाद से ये कांड कर दिया। तो अगर जिन्ना को हम लोग एलिमिनेट कर देते ना तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। नाथूराम गोडसे, हमको लगता है इसने को किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया कि मारना है इसको, मार दिया उसको जाके। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते यार। हम लोग तो बदनसीब थे भैया, हम लोग तो अभी जन्म लिए हैं, आज़ादी के समय हम लोग नहीं थे। बट इनफैक्ट एक कॉमन सेंस भी रहता, अगर हमें ही मारना रहता तो भाई हम गांधी को क्यों मारे? 80 साल का बूढ़ा तेज ढकेल देंगे तो मर जाएगा इंसान, उसको मार दिया। कितना बेशर्मी का बात है यहाँ पे। जिन्ना को मार भाई, सारा बवाल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। वही ना मचा रहा है यहाँ पे। आप उस आइडियोलॉजी की नहीं हो जहाँ पे लोग डिबेट करते हैं ना कि गांधी जी ने ऐसा किया, गांधी जी ने ऐसा किया। कहाँ कौन से प्रस्ताव में गांधी ने लाया? देश का विभाजन हुआ, CR फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लास्ट में थे, सरदार पटेल ने भी सहमति उस समय थी, जवाहरलाल नेहरू की भी सहमति थी, सबकी थी। कारण क्या था? जिन्ना था। सिंपल सा कारण उसका जिन्ना था। जब जिन्ना को लग गया और 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, उसमें जिन्ना की बात ही नहीं मानी गई 1945 में, और वहाँ कांग्रेस में बोला गया तो इसने मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद गए वहाँ पे। तो 1945 में शिमला सम्मेलन में जिन्ना को लग गया कि ये लोग ना आज़ादी देने वाले हैं ना देश का विभाजन करने वाले हैं, ये लोग बस आज़ादी दे के चले जाएंगे। तो जिन्ना ने उसके एक साल बाद 16 अगस्त 1946 को ओपन बोला था, डायरेक्ट एक्शन प्लान, दंगा फैला दिया, हर घर में दंगा, हर शहर में होने लगा, हर शहर में होने लगा। जिन्ना को मारो, खत्म कहानी। एक सिंपल सी बात बताते हैं, जिन्ना को मार देते तो कौन इंसान आता आज़ादी की मांग करने के लिए? कौन था? कोई नहीं। जिन्ना को पूछता कौन है? विप्रो कंपनी के मालिक है ना अजीम प्रेम जी, विप्रो उन्हीं की है। अजीम प्रेम जी के पिताजी थे मोहम्मद प्रेम जी, उनको जिन्ना ने ऑफर दिया कि आप क्या कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में, ये आपका मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ आइए हम आपको वित्त मंत्री बना देते हैं। हम आप फोन काट दिए, रख देश बनाया यहाँ पर। इस इंसान ने ठुकरा दिया। 22 करोड़ रुपया दान देते हैं विप्रो से, हमारे रतन टाटा साहब। ये लोग देश के लिए हीरा हैं ये लोग। तो अलग टाइप का था। जिन्ना नहीं रहता तो विभाजन कभी नहीं होता। अच्छा, उसके बाद भी वो लोग क्या कर रहे थे जो विभाजन को स्वीकार कर लिए? बाकी लोग, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वो 80 साल का बूढ़ा जो चल नहीं सकता था, जिसको 2 इंसान उठा के ले जाते थे, उसमें इतनी ताकत थी और आपके नौजवानों में कोई ताकत नहीं थी? दोनों बात आप एक साथ नहीं बोल सकते। तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक और आप कहते हैं कि सारे नेता का योगदान है, एक और कहते हैं यही अकेले सब कुछ कर दिया। आज़ादी की श्रेय में यहाँ एक कोई किसी को दान देता है, 2 किलो अनाज, केला, फल देता है ना, तो 4 फोटो खिंचवाता है। एक कोई घर बनवाता है तो 10 फोटो खिंचवाता है। इंडिया मैच जीत जाती है तो लोग फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लग जाती है। देश जब आज़ाद हुआ ना तो सारे लोग जश्न मनाने दिल्ली में थे। गांधी उस समय नोआखली में एक दंगे को कंट्रोल करने वाले थे, और तब लॉर्ड माउंटबेटन देखा ना, कहा कि दंगा कंट्रोल नहीं हो सकता है। तब गांधी जी पहुंचे, दंगा कंट्रोल कर दिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा वो एक अकेला आर्मी है, वो 1 मैन आर्मी। क्या बात कर सकते हैं उसको, गांधी को? और ये गांधी को गाली दे सकते हैं लोग ना, इसीलिए कि देश गांधी का है, ये देश गांधी का है। वरना पाकिस्तान में रह के जिन्ना को गाली देंगे, मार देता सब। वो बोल भी पा रहे हैं। और हमको एक चीज बड़ा अब सत्य लगता है, उस समय नहीं लगता था। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले 100-200 सालों में कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि ऐसे हाड़ मांस का शरीर वाला इंसान भी भारत में था। उसको पहले से आभास था आइंस्टीन को कि लोगों की मेंटेलिटी। अभी तो 100 साल भी नहीं बीता, लोग गालियां देना चालू कर दिए। गांधी जी का फोटो नोट पे क्यों है? व्हाई डू यू थिंक? मतलब हर देश में जो फोटो होती है वो एक ऐसे इंसान की होती है जो एक लंबे समय तक देश को नेतृत्व संभाला हो, एक मुश्किल दौर में, लंबे समय तक। कई बार आप देखिएगा ना, मैच में कोई ऐसा इंसान मैच जिताता है ना, ज़्यादा रन नहीं मारा है लेकिन मुश्किल दौर पे विकेट को बचा के रखा था। तो गांधी वही खिलाड़ी था, मुश्किल दौर में बचा के रखा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने जो संभाला यहाँ पे। और गांधी रहता तो मुस्लिम लीग बना ही नहीं रहता। 1906 में ये क्या कर रहे थे? 1916 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में समझौता हुआ तो सरदार पर ये बाल गंगाधर तिलक जी थे वहाँ पे, उनके उपस्थिति में समझौता हुआ। वहाँ पे एनी बेसेंट थी लखनऊ समझौता में। होने ही नहीं देना चाहिए था उसी समय। अब जड़ मसल के खत्म कर देते। मुस्लिम लीग बनता ही नहीं तो मांगता कौन? जिन्ना।
अपने पैरेलल एक संगठन बना दिया। 1909 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए। कौन पागल था उस समय, उसको नहीं पता था कि आप एक एरिया अलग दे रहे हैं, कल को वो देश बना लेगा। यही चीज जब 1932 में इंग्लैंड में रैमजे मैकडोनाल्ड करना चाहता था, महात्मा गांधी वहां गए और टेबल पे मीटिंग चल रही थी, राजा बैठा था, प्रधानमंत्री बैठे थे, गांधी उठ के चले आए और जब यहाँ आए तो लोगों ने पूछा कि क्या आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ आया हूं, लेकिन देश के इज्जत पे बट्टा लगने नहीं दिया हूं। और 1909 में जब पृथक निर्वाचन दिया जा रहा था तो उस समय कौन गुनहगार था? खैर, जो न गांधी को जान रहा है, न नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा नहीं, वो भाषण देगा तो उसको क्या सुन सकते हैं। और सवाल उठाने वाले बहुत लोग हैं बिना पढ़े लिखे। सवाल तो लोग सीता मैया पे उठा दिए थे, तो गांधी जी क्या है? तो गांधी और हम और आप क्या चीज़ है? इस समाज का उसूल है, जो इस समाज को उठाएगा समाज उसको मार देगा। चाहे महात्मा बुद्ध को जहर देना हुआ हो, चाहे अब्राहम लिंकन को मारना हुआ, चाहे सुकरात को हो, चाहे ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाना हो, या फिर इमाम हुसैन का कत्ल करना हो, या फिर गांधी को गोली मारना हो, या सीता मैया को अग्नि परीक्षा पे बैठाना हो, ये समाज उसी को उंगली उठाता है जो इसे सहता है। इस सब मामले में कृष्ण जी ठीक थे, इस सब मामले में सबसे ठीक ठाक है, दुर्योधन ज्यादा नहीं। क्यों ठीक थे सबसे, ऐसे क्यों? ये सब एक उनके लिए फिक्स था कि भाई एक लिमिट से ज्यादा कूदोगे तो काम खत्म कर देंगे। इतना नहीं यहाँ पे कि कर्ण रथ से नीचे उतर गए थे, मारिए इसको, तो काहे भाई इंसानियत। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो इनका इंसानियत मर गया था। टिट फॉर टैट, ये सब चीजों में ठीक थे। आप कौन से किसको फॉलो करते हैं? हम सबको सब। यहाँ एक इंसान जिस मोहल्ले में रहता है सबसे संपर्क बना के रखता है। वो पुलिस वाला है, पोस्ट ऑफिस में टीचर हैं, ये IAS है, एक जज हैं, और संपर्क बना के रखता है, बड़ा खुश होता है। तो फिर इतने बड़े बड़े भगवान से क्यों बैर लेना भाई? सबसे मिलजुल के रहो, कोई दिक्कत कभी आएगी तो खुल के बोल सकते हो। और क्या ये बताइए, अगर कोई क्रिश्चियन है वो वाहे गुरु से कहे कि हमारी मुसीबत में आप, मेरी मुसीबत है, हमें इस मुसीबत से निकाली, तो क्या कहेंगे? तुम क्रिश्चियन हो। इंसानियत सबसे बड़ा होना चाहिए, सर्वोपरि। अभी देखा जो बिल के ऊपर बात हो रही है, वक्फ बोर्ड बिल, वो क्या है ना कि रिलीजियस चीजें जो होती है ना, जैसे CANRC आया था ना, ऐसा लग रहा था कि दुनिया पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, देश के लिए ये वो, पता नहीं क्या हुआ, पता ही नहीं चलता कुछ आपको। मतलब कुछ GST आने वाला था तो इससे देश का विकास हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो। मीडिया में जो हवाबाजी चलती है उसको रियलिटी से बहुत अंतर होता है। नोट बदल देंगे तो आतंकवादी का कमर टूट जाएगा, सुधरा उसके बाद पुलवामा हुआ था। बताइए, इतना भयानक, चलती सड़क पे बम से उड़ा दिया, पठानकोट हमला हो गया यहाँ पर। तो जो मीडियाबाजी एक अलग चीज़ है, ऑन ग्राउंड रियलिटी अलग चीज़ है। UCC है, समान सिविल संहिता, ऐसा लग रहा है कि भारत सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसमें? एक तो शादी ब्याह का रूल होगा कि भाई आप डिवोर्स देने का तरीका बदलेगा, डिवोर्स नहीं खत्म होने, तरीका बदलने वाला कि आप कोर्ट से जाके डिवोर्स लीजिएगा। सारे धर्मों के लिए एक जैसा हो जाएगा। वसीयत का होगा कि भाई बेटा का अधिकार है तो बेटी का भी अधिकार है। लेकिन ऐसा देखिएगा UCC में ऐसा लगेगा कि नहीं, अब इंडिया में सब लोग सिंगापुर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये रिलीजियस चीज़ें मेन मुद्दों से, काश अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो आज हमारे मीडिया में क्या चल रहा होता? हेल्थ सिस्टम अच्छा करो, लड़कियों को एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? फिल्मों में लड़कियों को क्या दिखा रहा है कि उनकी ज़िंदगी किसी पुरुष पे डिपेंडेंट है। पुष्पा मूवी में मस्त पुष्पा बेचारी श्रीवल्ली खाना बनाने के लिए है। एक लड़कियों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? किसी भी फिल्म में लड़कियों की स्थिति, हीरोइन की स्थिति कौन ठीक कर रहा है? पुरुष। चाहे KGF हो, बेचारी को गोली लग जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रही है, यही देखो सब कुछ। कभी इस पे आवाज़ उठाएंगी ना कि भाई हम लोग को क्या दिखा रहे हो? क्या हम लोग किसी काम के नहीं, बस खाना बनाने के लिए, डांस करने के लिए हैं? फिल्मों में यही ना दिखा रहा है। तो ये मुद्दों से भटकाने के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ आसान रास्ता है। इन सब चीज़ों के अलावा भी इंडिया में हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे अभी तक फ्लॉज, लाखों समस्याएं हैं। पर एक चीज़ है जो बढ़ते जा रही है, वो है अपने देश का स्टेटस। देश की प्रगति तो हो रही है, पिछले 10 सालों में देश काफ़ी आगे बढ़ा है। तो आज आपको क्या लगता है इंडिया की ग्लोबल लेवल पे स्टैंडिंग क्या है? ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई लोग, क्या होता है ना कि कई बार हम लोग ना सिस्टम के खिलाफ बोलते बोलते समझ में नहीं आता, केवल चीज़ें खराब ही नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे निकल गए।
बहुत, मतलब वैसे अगर सब सेक्टर में मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं, एयरक्राफ्ट में चौपट हो गए यहाँ पे, लेकिन उसी तरह से हम देखेंगे ग्लोबली हम बहुत पावरफुल हो गए। यूरोप में, अमेरिका में अब हम आंख में आंख मिला के देखते हैं, बट पड़ोस में हम लोग गड़बड़ हो गए। इसका उल्टा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हम पड़ोस में ताकतवर थे, घूस के मारे थे कारगिल में, चिल्लाते रह गए थे अमेरिका। तो कई बार क्या होता है ना कि हम जब दूर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम यह है पास वाली नहीं दिखती है, पास फोकस करो तो दूर वाली नहीं दिखती है। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके बहुत सारे ऐसे ताकतवर होने चाहिए कि जब आप दूर देख रहे हैं तो आपका सहयोगी पास में देखे। तो इकोनॉमिकल उस तरह नहीं है, लेकिन नो डाउट फॉरेन पॉलिसी में बहुत सुधार हुआ है, बहुत। लेकिन ये जो छोटकन देश में है समझो, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये बांग्लादेश है ना, हमारा चिकन नेक पतला है। अरे भाई साहब 20 किलोमीटर बस भारत को बढ़ने की जरूरत है। 20 किलोमीटर अगर त्रिपुरा को नीचे आइएगा ना तो त्रिपुरा समुद्र से जुड़ जाएगा, काम खत्म, 7 सिस्टर को बंदरगाह मिल गया। 20 किलोमीटर बांग्लादेश से नहीं बढ़ सकते हैं तो क्या बढ़ सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास, सरकार नहीं है, बढ़ गए, वापस देंगे जब सरकार आएगी तब। वापस कब, शेख हसीना आ गई तो वैसे भी पॉजिटिव हो गया, नहीं आए तो भी पॉजिटिव हो गया। कुल पंचायती कलम खूंटा हुए गड़ब 20 किलोमीटर घुस जाए श्रीलंका, काम खत्म। वो श्रीलंका कह रहे हैं, त्रिपुरा का हो गया, कॉक्स बाजार सब हम लोग का हो जाएगा। अब उसके बाद बांग्लादेश चिल्लाएगा, फिर समझौता कराएंगे, उस पर लिखो तभी देंगे जब तुम हमारे किसी शत्रु देश को या किसी विदेशी देश को यहाँ नौसेना का अड्डा नहीं दोगे तब। ऐसे छोड़ देंगे तो कुछ भी कर देगा। जाके मोहम्मद यूनुस बोलता है चाइना में कि नॉर्थ ईस्ट के पास अपना समुंदर नहीं है। अरे बाप रे बाप, काश ये धार्मिक मुद्दे भारत में नहीं होते ना। आज चिकन नेक जो 26 किलोमीटर हम कर रहे हैं उसमें क्या जाता है, उसको 50 किलोमीटर घुस जाए बांग्लादेश में। चाइना कैसे गया तिब्बत लेके, सद्दाम हुसैन पे कैसे अमेरिका ने हमला कर दिया, अफगानिस्तान में क्या किया, पुतिन ने क्या किया, चेकोस्लोवाकिया कहाँ गया। और हम करते हैं, भारत की शुरू से कभी फिलॉसफी नहीं रही है दूसरी जगह जाके। दूसरा देश बांग्लादेश मेरा है, दूसरा कहाँ है। फिलॉसफी को ये क्या मतलब बनता है, हम अपनी फिलॉसफी भूल गए हैं। हमारा है बांग्लादेश, पूरा भी ले लें तो अपमान, कोई अपराध नहीं होगा। ये बात तो हम लोग मंदिर मस्जिद में कह सकते हैं, कसम खा के कह सकते हैं। हमारा जमीन है, हमारा पर्स गिर गया है, हमारी बस आगे निकल गई तो लौट के आके हम नहीं उठाएंगे क्या कि हमारी फिलॉसफी हम नहीं उठा, बांग्ला मेरा है, अधिकार बनता है हमारा। था, अब तो एक स्वतंत्र देश है, वो अलग है। अब थोड़ी अब अलग, पहले कर सकते थे। दादा हैं हम लोग बांग्लादेश के, बाप हैं पाकिस्तान के। तो दादा बूढ़ा हो जाता है तो क्या अपना हक खो देता है। सब चलता है इंटरनेशनल रिलेशन में, कोई मायने नहीं, सब चलता है यहाँ पे। अगर राजा लड़ना छोड़ देना, राजा का पतन हो जाता है। अशोक सम्राट कलिंग की लड़ाई में के बाद उसने लड़ना छोड़ दिया। जो हम जिस बिहार से आ रहे हैं ना, उसका नाम मगध था। वो म्यांमार से शुरू होता था, तुर्की तक जाता था। ये बीच में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की से अर्दोगान कूद रहा है। सब ये सब हम लोग के अंडर में कहीं कोई ठेकेदार उकतार होगा। सब पुल बना रहे, तुम यहाँ पे रास्ता बना, अशोक आने वाला है, यहाँ पे माला वाला छिड़कना है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हमारे यहाँ का राजा था। हमारी कोचिंग के बगल में उसका घर था, कुम्हरार एक जगह है, वहीं रहता था वो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का उस समय नाम एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिस पेमियाई था। उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दहेज में दिया था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन हुआ क्या, उसका पोता यानी चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार, उसके अशोक, लड़ना छोड़ दिया। वो मगध धीरे धीरे छोटा होते 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 आज बिहार बचा है। जिस मगध यानी जिस बिहार के आगे सिकंदर लौट के गया था ना, जिस बिहार को कोई जीत नहीं सका था, मगध को ना, पूरे अखंड भारत को जिस पटना से संभाला जाता था ना, केवल उसके तलवार छोड़ने की वजह से आज पटना ना मजदूरों की राजधानी हो गई। पूरे बिहार से सबसे ज़्यादा लेबर हमारे यहाँ आते। वही लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। अमेरिका पागल है जो 800 अरब डॉलर अपने इकोनॉमी पे डिफेंस बजट पे खर्च कर रहा है। भाई हम कहाँ, हम जबरदस्ती मार रहे हैं। वो धमकी दे रहा है तुम्हारा चिकन नेक पतला है, चौड़ा कर देंगे इसे। उधर नेपाल नक्शा अलग दिखा रहा है, नेपाल का हेल्थ सिस्टम हमारे दम पे चल रहा है। तुम पॉलिटिक्स के चक्कर में कुछ भी करोगे, कभी नहीं करेंगे। एक गांव में देखिएगा ना, चौराहे पे कोई शरीफ कुत्ता होता है ना, बेचारा टहलते हुए जाता है तो कोई ईंटा चला देता है। वही जब वही कुत्ता जब पागल हो जाता है ना, तो लोग शटर बंद करे, पागला है, काट उठ लेगा। तो थोड़ा डर भी जरूरी होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। कुत्ते से याद आया, आपने एक वीडियो बनाया था पाकिस्तान और उसको कंपेयर करा था, क्या कुत्ता जैसा दिखता है तो हम क्या
पाकिस्तान आप दिखाइएगा ना, पाकिस्तान का नक्शा कुत्ता जैसा दिखता ही है, तो हम क्या करें इसमें? हाँ देखिए, दोनों का नक्शा एकदम, उधर पाकिस्तान का नक्शा, इधर कुत्ता बना हुआ है, एकदम एग्जैक्ट दिखता है। कुत्ते की बेइज्जती है, सच में कुत्ता की बेइज्जती है। पाकिस्तान वफादार नहीं है। देखिए उसको क्या कहिएगा आप वहां पे, जहां पर मलाला को केवल इसलिए मार दिया गया कि वो पढ़ने के लिए बोल रही थी। अजब अजब पागल है सब वहां पे। कहता है सब ना कि महिला डॉक्टर से दिखाएगी, अगर महिला पुरुष डॉक्टर से दिखा दी तो गोली मार देंगे। चल भाई तुम्हारा देश है। अब महिला स्कूल में जाता है कि महिला 5 तक पढ़ेगी, 5 से ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ ली तो गोली मार देंगे। अरे बैल कहीं का, तुम इधर 5 से ज़्यादा उसको पढ़ने नहीं दिया तो डॉक्टर कहाँ से बनेगी? इधर पुरुष के पास दिखाने जाएगा तो मार देंगे। तो क्या पागल पाकिस्तान में, ये तो अफगानिस्तान में, दोनों में क्या अंतर है? ट्रेन हाईजैक हो रही है उस देश में। आप सोचिए, ट्रेन हाईजैक हो रही है, कितने आए होंगे सब, बंदूक लेके कितना टहल रहा है। दरवाजा बंद कर, तू खिड़की से मत देख, खिड़की बंद कर। कि ट्रेन हाईजैक हो रही है, सोच सकते हैं आप कितना बड़ा एरिया पे कब्जा किए होंगे सब। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाए पाकिस्तान का, अरे डूबते जहाज का कप्तान बना रहे हो तो क्या करोगे? क्या जल्दी डुबाएंगे, जल्दी डूब जाए। फिर इसका मालिक भारत कहेंगे ले जा यार, दोबारा सही कर यार इसको। दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसको सीधा करने का। क्या चेंज करोगे? क्या करोगे? उसका देश ही चेंज करेंगे, पूरा देश चेंज करेंगे। वो सही नहीं हो सकता है ना। अब आप कहिएगा कि जैसे हमारा थोड़ा कपड़ा फट गया तो हम सिल सकते हैं ना। अब आप हमको मच्छरदानी उठा के दीजिएगा, इसको पूरा छेद है यार उसमें कहाँ से बंद करेंगे यार? वैसे हमारा जो प्रधानमंत्री था जेल चले आता। ये गया बेवकूफी के चक्कर में। मेरा चाचा इमरान खान, इसको ना एक महिला मिली जिसको लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा इसका लक्षण है, मतलब इसके जो मतलब ये बड़ा ज्ञानी टाइप की है और एस्ट्रोलॉजिकल, इससे तुम शादी। 2 देश गया सब, इसमें 2 प्रधानमंत्री गया, श्रीलंका वाला भी गया था, ये भी गया था। तो इसको कहा गया ना इससे शादी कर लो, इलेक्शन जीत जाओगे। इसने शादी कर लिया, बट ना शादी उसको, वो पहले से शादीशुदा थी तो उसको डिवोर्स दिया। डिवोर्स देने के बाद ना लगभग 3 मंथ के लिए छोड़ दिया, मतलब दूसरी शादी तब तक के लिए नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। उसको एक टेक्निकल नाम होता है, इद्दत टाइम बोलते हैं उसका, एग्जैक्ट लगभग 3 मंथ नहीं शादी करना होता है। इसने क्या किया ना, वो इद्दत का टाइम नहीं छोड़ा, बीच में ब्याह कर लिया 64 साल के एज में। इमरान खान उसी लिए जेल गया है। इस्लामिक रूल के हिसाब से आपने टाइमिंग तो देना चाहिए ना। उस बूढ़ा होके तीसरा की चौथा शादी किया है, क्या जरूरत थी बेवकूफ़ी करने की उसको। और उसको ना जब कोर्ट में पेश कर रहा था सब, तो उसको कोई गोली ना मार दे, उसको बुलेट प्रूफ पहनाया था सब, और सर पे कोई गोली ना मार दे तो बाल्टी उड़ा के ले गया था। स्टील का बाल्टी पहना के ले गया कि इसको मार देगा सब। पाकिस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर हुए ना, उसमें ये थोड़ा सुलझा हुआ है। एक्चुअल रीजन भी क्या है, ये क्रिकेटर रहा है। तो क्रिकेटर लोग क्या होता है ना कि बहुत जगहों पे मिले होते हैं, बहुत सारे देशों में मिले होते हैं। इंडिया कई बार खेलने आए, इंडियन लोगों से मिला, तो लगाव है इस व्यक्ति को, लगा है कि इसको ये नहीं। बाकी सबको कुछ पता नहीं होता है, उन सबको उठते वहाँ का वो कर डिफेंस मिनिस्टर कह रहा था पाकिस्तान का कि हम भारत के ऊपर टैक्टिकल परमाणु बम मारेंगे और मुसलमानों को बचा के। मतलब परमाणु बम ये पता चलेगा वो मुस्लिम हो तो नहीं फटेंगे हम। अरे चोट्टा कहीं का, जब हम इस देश में जिसके साथ जिए हैं, जिसके साथ हम ईद मनाए हैं, जिसके साथ हमने होली खेली है, जिसके यहाँ दिवाली में जाके मिठाई खिलाया है, नहीं खिलाया है तो आदमी टोक दिया है कि तुम्हारा मिठाई नहीं खिलाएगा इस बार। जिए हैं उसके साथ तो मरेंगे भी उसी के साथ। तुम्हारे मेहरबानी से नहीं रहे बम। रही बात बम, तो तुम अपने यहाँ बचा लो। मस्जिद में तो छोड़ा सब नहीं बम फोड़ने के लिए, मस्जिद बम फोड़ने की जगह है, वहाँ भी फोड़ दिया सर। अगर टैक्टिकल परमाणु बम मारेंगे, टैक्टिकल बम उसे बोलते हैं जो ज़्यादा दूर नहीं जाता है, पास के लिए होता है। तो मतलब अब तुम अपने देश में बैठ के टैक्टिकल परमाणु बम मारोगे तो देश में, तुम्हारे ही देश में फटेगा। मतलब वो उसका डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है, हम अपने देश में अरे परमाणु बम स्ट्रेटेजिक होता है जो दूर तक मारता है, टैक्टिकल कब होता है कि फंस गए हम यहाँ पर और उसकी ना कोई सेना घुस गई है या उसकी छावनी है, तो
मारा वहां पे थोड़ी दूर के लिए तबाही कर दिया। तो या तो उसको टैक्टिकल का पता नहीं है, या तो उसका परमाणु बम भी टैक्टिकल ही है। या परमाणु बम का भी बेइज्जती कर रहा है सर। परमाणु बम एक स्ट्रेटेजिक बम है हमारे देश में, उसको हेल्थ थल सेना नहीं कर, उसका एक ब्रांच है स्ट्रेटेजिक कमांड, वो संभालती है, वो उसको भी टैक्टिकल कर रहा है। बताइए इसको क्या बोला जाए। तो आप बने कैसे, आपने कैसे स्टार्ट किया, आप ये सब करना कब शुरू किया? हम लोग तो ये सब टीचर बनना ही नहीं था हम लोग को। लोग 10th पास किए थे लोग, तो घर की स्थिति समझ गए थे कि इंटर कर लेंगे, उसके कुछ ना कुछ काम सीखना पड़ेगा। जहाँ हम रहते थे उसका किराया था 1500 रुपया, और हमको हमेशा सोचना ये इसको 1500 रुपया रेंट देना है, कहाँ से देंगे। और मेस में जहाँ हम खाना खाते थे उसका रेंट था 1400, उसका मेस का चार्ज था 1400, और 2 टाइम खाना आता है टिफिन से। तो ये बड़ा समस्या रहता था, क्या करें हम। तो जिसके मकान में रहते थे ना, उनके 4 बाल बच्चे थे, स्कूल वाले थे, कोई 7 में था, कोई 9-10th में था, ऐसे 4-5 थे। तो हम कहें कि देखिए ना बड़ा समस्या है, इनको दे दीजिए, हम पढ़ाने की हम पढ़ा देंगे यहाँ पे। तो उन 4 बच्चों को पढ़ाएं, तो 4 में से 3 को पढ़ाना था, एक नानी के यहाँ कहीं रहता था, तो उनको पढ़ाना चालू किए। उनका रैंकिंग खराब आता था, सुधरने लगा। तो 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो 1500 रुपया देंगे, ताकि मेरा रेंट, क्योंकि उन्हीं के मकान में रहता, बट उन्होंने 800 रुपया दिया। हम कहे यार क्या आदमी है यार। हम कहे भाई एक और कोचिंग पकड़नी पड़ेगी, एक और ट्यूशन पकड़ना पड़ेगा, तो ताकि निकल सके। तो एक और ट्यूशन पकड़े, वहाँ से 1000 आ गए, तब थोड़ा सा टेंशन फ्री हुआ कि बाप रे बाप, खाना पीना हो गया, दिमाग काम करेगा। तो ऐसे चलते था। 6 महीना हुआ तो एक कोचिंग थी जहाँ के एक टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, बट उनका कहीं जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब, केरला साइड चले गए। तो वहाँ के बच्चों ने हंगामा किया कि हम दूसरे टीचर से नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने कई टीचर्स को लगाया, 2-3 दिन ट्रायल देते थे लोग, फिर ख़त्म कर देते थे। कोचिंग भी बेचारी परेशान हो गई, और वहाँ पे भी जो बच्चे जहाँ पे 200-300 थे, 4-5 बच्चे बच गए सब, क्योंकि कोई भी अच्छा टीचर जगह, तो अच्छे टीचर थे चले गए। मेरा एक दोस्त था हेमंत, जो वहाँ ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ा रहा था, और कहा कि भाई वहाँ एक जीएस का टीचर की कमी है, चलोगे? जीएस जनरल स्टडीज। ओके। हम कहे चलो भाई, हमको क्या जाता है। तो कई कोचिंग थे साथ में, तो हम 1-2 कोचिंग में पढ़ाने लगे। तो 1 घंटे का 20 रुपये, तो 1 घंटा पढ़ाएंगे लोग तो 20 रुपये होते। तो कोचिंग 3 तरह से होती है, या तो आपको घंटे पे पढ़ाने को मिलेगा, या तो आपको कोर्स पढ़ाने को मिलेगा, या मंथली मिलेगी। तो जो अच्छे टीचर होते हैं उनको मंथली मिलती थी, और जो मिडिल लेवल के थे उनको कोर्स खत्म करने में पूरा खत्म कीजिए। अब आप 2 महीने में खत्म कीजिए, 6 महीने में खत्म कीजिए, उससे मतलब नहीं है। और जो नॉर्मल थे लोग घंटे पे, तो हम लोग घंटे पे गए पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाए तो बच्चों सबको ठीक लगा। तो धीरे धीरे 4 से 10, 20, 50, 100 एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा क्लास भर गया। आपने कहाँ से पढ़ाई करी? हम तो अलग अलग, मतलब कभी मतलब बीएससी किए हैं, बीएससी करने के बाद फिर एमए कर लिए हैं ज्योग्राफी से, उसके बाद से फिर IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक में। IIM अहमदाबाद से पढ़े हो आप? उसके बाद से फिर कहें कि चलो इसे चलते हैं। IIM अहमदाबाद से कब पढ़े? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट किया हमने, तो उसका तो इसमें कोई यूज़ नहीं है। इसमें कोई जनरल स्टडीज में उसका क्या करेंगे, उसका अलग सिस्टम है, इसका अलग सिस्टम है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पढ़ाने लगे। अब 1 घंटे का 20 रुपये मिलता था, तो हम सोचते थे 6 घंटा पढ़ा दे, 100-150 हो जाए यहाँ पे। फिर उन्होंने भी बढ़ा दिया, फिर उन्होंने 100 रुपया कर दिया घंटे का। हाँ, फिर ठीक ठाक होने लगा। बट प्रॉब्लम क्या आने लगी ना, कि हम कहते थे कि बच्चों से फीस कम लीजिए। उसने बच्चों की फीस की कोई लिमिट ही नहीं रखी। मतलब जो चीज़ 1000 रुपये की थी, भीड़ हो गई थी, तो कहते थे देखो जगह नहीं है, सर के क्लास में जगह नहीं है, हम 1000 का 2000 लेंगे। हम कहे ये क्या तरीका है भाई, आप दूसरा क्लास देते तो वो नहीं देता था कि दूसरा देगा तो फिर हमको 2 बार पैसे देने पड़ेंगे। और बच्चों के तो यही सब में थोड़ा टसल होने लगा, तो हमने छोड़ दिया कोचिंग। फिर अपना पढ़ाना चालू किया 200 में। आज भी 200, आज भी जो ऑनलाइन पढ़ने आते हैं 200 देते हैं। 200 रुपये महीना? नहीं, खत्म करके चले जाते हैं 200 में। जैसे सपोज उसको हिस्ट्री पढ़ना है, 200 या 250 देगा अभी, क्योंकि इधर तो GST हो तो 18% ठोक के रख देते हैं।
200-250 रुपया हिस्ट्री देगा, पूरा हिस्ट्री पढ़ के चला कोर्स पूरा हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ लेगा। वैसे अगर उससे मैप पढ़ना है, मैपिंग, 200 रुपये देगा, पूरा मैपिंग पढ़ लेगा। क्यों इतना कम? हमको किसको पढ़ाना है? हम जो जैसे हम थे वैसे हमें पढ़ाना है। हम लोग की पढ़ाई, हम लोग पढ़ने में ख़राब नहीं थे। हम लोग मतलब क्या ही बोला जाए, जब हम लोग देखते थे कि कोई बच्चा पीठ पे बस्ता लेके जा रहा है ट्यूशन पढ़ने, हम लोग वहाँ पे वेल्डिंग सीख रहे हैं, बहुत ख़राब लगता है। आप वेल्डिंग मारिएगा, क्लास का कोई बच्चा जाएगा, कोई लड़की जाएगी तो आपको मुँह छुपाना पड़ेगा उधर, ख़राब लगता है वो दिन। जब बस्ता उठाने की जिम्मेदारी उम्र में ना घर की जिम्मेदारी आ जाती, बहुत ख़राब लगता है। तो हमको पढ़ाना था वैसे लोगों को, इसलिए हमने कहा नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। तो हम वहाँ पढ़ाना चालू किए। तो मेरे भी लड़ाई भी इसी बात की थी कि भाई आप क्यों मतलब फीस बढ़ा रहे हो, आप लिमिट में रखो जिसमें कोचिंग चल सके। ऐसे हुआ, बहुत ऊपर नीचे तो होते ही रहते हैं। उस फीस में भी कई तो धमकी देने चले आते थे, कोई बंदूक लेके चला आता था, इसको ऐसे ही पढ़ाओ। क्योंकि 200 रुपया यार, इसमें क्या कर रहे हैं। बंदूक लिया था मतलब? हाँ, वहाँ चलता है तो। हाँ, बंदूक ले आकर लगा दिया। 1-2 बार तो हम कहें कि यार इससे ऐसे तो नहीं चलेगा, डांटे उटे, लड़ाई झगड़ा हुआ। ऑफिसों में बम लगा के उड़ा दिया, तो बम से उड़ा दिया। ऑफिस उड़ा दिया आपका? हाँ, उड़ा दिया बम से। हाँ, फिर दूसरा बनाया। क्या बात कर रहे हो? तो बहुत झमेला किया सब यहाँ। तो इरिटेट होके हम छोड़ दिए, हमको से कि अब पटना नहीं रहेंगे। फिर से हम सोचते हैं कि अपना काम सीख के सऊदी चल जाते हैं। पर ये क्या तरीका है कि कोई आपको आके बंदूक दिखा देता है, बम से उड़ा देता है, ये सब बहुत नॉर्मल है उधर? आपको आज से 1 हफ्ते पहले की बात बता रहे हैं। बिहार का एक जिला है भागलपुर, वहाँ एक 19 साल का बच्चा आइसक्रीम बेच रहा था। एक आदमी आया, कहा आइसक्रीम दे, तो कहा भैया पैसा दीजिए। कहा तो हमरा से पैसा मांगेगा? उसको ऐसे मुंह पकड़ा और मुंह में बंदूक घुसाया और गोली मार दिया। 19 साल का लड़का मर गया। गलती बस थी कि उसने आइसक्रीम का पैसा मांगा था। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है इसमें? इतना पुलिस मजबूत रहेगी। बिहार में क्या है आज तक, क्यों ऐसी कहानियां अभी भी आती है? हम आपको 1 हफ्ता पहले की बात बता रहे हैं। हाँ, तो आज तक ऐसी क्यों कहानी? 1 हफ्ता पहले में वहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है। पहले हम लोग भी बहुत झेले हैं। पहले पुलिस को बोलते थे, अब हम लोग खुद सलट लेते हैं। बम चलाओगे, तुम्हारे ही पास एक ठो क्या करेंगे वो वहाँ क्यों नहीं हेल्प करती तो पुलिस वगैरह ये सब? क्यों? वहाँ बाहुबल बहुत है ना। हाँ, आप किसको कहिएगा? यहाँ पे कोई हर पॉलिटिक्स में ऊपर तक पहुंचे उसकी, आप क्या करिएगा? अरेस्ट कराइएगा ना। ऊपर से एक तो मंत्री का फोन आ जाएगा, हमारा आदमी है, छोड़ दो, छोड़ देगी पुलिस। फिर आपका मुंह कुछ रहेगा नहीं, फिर आके आपको धमकाएगा, हो गई लो पुलिस, अब बचाएंगे पुलिस, अब आप कहाँ जाइएगा? वहाँ के लोग हालत बहुत बेकार है। ऐसा भी नहीं है, हम लोग चाहे जैसे भी उसी में जीना सीख गए। हम लोग एकदम कोई टेंशन नहीं है। अभी भी कोई लंदन अमेरिका जन्नत में बैठा दे तो नहीं भैया, हमको बिहार ठीक लगेगा। अब बिहार ही एकदम तो जान का खतरा है, पढ़ा नहीं सकते, 90 रुपए नहीं देना, 200 रुपए नहीं देना, उसके चक्कर में लोग बम उड़ा दे। तो हम लोग भी उसी में लड़ते लड़ते जी गए। यहाँ पे फौजी सबको देखिए, फौजियों की जिंदगी कैसी होती है, कौन सा उन्हें सुख चैन मिलता है। लेकिन फिर भी कोई फौजी को कहिएगा कि पोस्ट छोड़ के जाओगे, कहेगा आप मर जाएंगे, हम फौज नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भी ना भैया, दुनिया में कुछ भी हो जाए, जन्नत एक और, बिहार अपना एक और। बिहार से तो भैया मतलब वो मिट्टी नहीं हो, लगाव है वहाँ। जो जाता है ना, अगर गलती से कोई 6 महीना बिहार में रह गया ना, चाहे जहाँ का भी वहीं का बच जाएगा। तो सेफ फील होता है वहाँ पे? हाँ, अब तो सेफ, एकदम अच्छा से सेफ रहते हैं। कैसे सेफ फील होता है? कोई बंदूक लगा देता है, कोई बम से उड़ा देता है, डर नहीं लगता? एक लेवल तक ही रहता है, उसके बाद से तो बंदूक लगाओगे, कितना है तुम्हारे पास, अब डर नहीं लगता? क्यों? अब एक लेवल तो उन सबको भी समझ में आता है कि इसको मारने का मतलब केस FIR नहीं करने वाला है। अच्छा, आप भी बाहुबल हो? नहीं, मतलब तुम मतलब एक सीधी सी बात है कि भाई आप किस हिसाब से पीटिए, कुछ भी कीजिएगा, वापस थोड़े जा पाएंगे लोग। लड़ाई झगड़ा पहले क्या था, एक्सपीरियंस नहीं था। अभी क्या है, तुम गोली चलाओगे, गोली खत्म होगी, अभी नहीं खत्म होगी, 10 मिनट बाद खत्म होगी, 15 मिनट बाद खत्म होगी, उसके बाद कहाँ जाओगे? तो आप तो चले जाओगे, आपको तो खतरा हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा यहाँ पे? यही तो बोल रहा हूँ, हमारा खुद का सिस्टम बना दिया। हाँ, सब चीज हमारे यहाँ जब लड़कियां मार देती हैं सब। मतलब जब हुआ था एक बार, ऐसे आए थे सब, हमारे क्लास की उठ की लड़कियां दौड़ा मारी थी सब। क्या तो स्टोरी बताओ। वो मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा आके कर रहा था, ये कर देंगे, तोड़ फाड़ कर दिया था। हाँ, तो लड़कियां थी सब जो बैच से थोड़ा पहले आई रहती, देख ली तो वही मारना चालू कर दी सब, भाग यहाँ से।
तो स्टूडेंट ही मारते हैं। हाँ, स्टूडेंट ही हमारे पास। वो ब्लैक कमांडो से ज़्यादा खतरनाक है वो एजुकेशन में, मतलब बहुत यूनिक है। इसी वजह से बिहार में जो प्रेम मिलेगा ना आपको, वो आपको देख के आप पागल हो जाएंगे, कहेंगे यार कैसे ये चीज़ है। तो हम लोग को थोड़ा सा सिस्टम की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। जैसे सेना में आपको भी जाना था ना, फौजी बनना था। हमको तो फौजी ही बनना था, एजुकेशन में तो आना नहीं था। फिर हम लोग एग्ज़ाम दिए, फिर रिटेन हुआ, उसको पास करने के बाद से फिर ये एसएसबी में बुलाया जाता है, और उसके बाद से फिर मतलब मेडिकल वगैरह होता है। तो मेडिकल में हमको हाथ टेढ़ा वजह से साइड कर दिया है। बहुत टेंशन हुआ, क्योंकि फौज में हम लोग को देखिए होता क्या है ना, कि हम लोग जब जिस समय से आए थे तो हम लोग को लगा था कि फौज में जाके जल्दी सेटल भी हो जाएंगे, और घर वाले इतना तो पढ़ने का मौका नहीं देंगे। तो ऐसा लगता था यार बीटेक करेंगे लोग 4 साल फिर पढ़ना पड़ेगा, घर वाले कहाँ से लाएंगे। फौज में क्या है, घुस गए काम खत्म, टेंशन फ्री। तो नहीं बन पाया इंसान। तो फिर अब कभी सपना नहीं आता, कभी देख के लगता नहीं कि यार कभी तो होना था मेरे को फौजी। हम आज अगर मौका मिल जाए आज चले जाए, सब चीज़ छोड़ छाड़ के। क्यों ऐसे? दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम। बचपन से ही सपना था कि नहीं? बचपन से ही एकदम। मेरा घर कॉलेज के सामने था, तो अक्सर जब भी कोई इलेक्शन होता था या कोई भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता था, तो फौज जो आती थी, सीआरपीएफ या कभी मिलिट्री, तो उसी कॉलेज में कैंप करके रुकते थे लोग। तो वहाँ पे उनका खाना बनना, पूरी ट्रक का ट्रक आना, तो बड़ा वो हर 2-3 महीने पे कभी ना कभी कोई कैंप लग जाता था। कभी एनसीसी का कैंप लगता था तो पूरे आते। तो देखते 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 वो आदत हो गई, वो ड्रेस, वो चीज़ें, सब चीज़ बड़ा अच्छा लगने लगा। बस बचपन से देख के अच्छा लगता था। और कोई भी चीज़ हम देखे रहते तो अमूमन उसी चीज़ से लगाव होता है। अब रेगिस्तान के आदमी को क्या लगेगा, समुंदर से लगाव होगा। देखा ही नहीं तो। कई फौजी को देख के जलन होती है कि यार ये वर्दी मेरे पास भी होनी चाहिए थी। अब हमारे स्टूडेंट होते हैं तो उनको हम मिठाई भी खिलाते हैं, फिर कहते हैं तुम जहाँ हो ना वहाँ हमें जाना था। अब हम जहाँ नहीं जा पाए वहाँ उनको ले जाते हैं। अभी एक नीरज नाम का लड़का था, उसका सिलेक्शन हो गया, वो एयरफोर्स में एनडीए से पायलट बन गया। हम कहे यार तू खुश नहीं है? तो क्या सर एकदम खुश हैं। टेंशन इस बात की है ना, ऐसा ना हो कि हमको राफेल मिल जाए, हमको चाहिए सुखोई। हम कहे यार एक तो लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अब तुम इस पे डिपेंड, क्योंकि ना एक बार जो जहाज अलॉट हो गई, जिसके आप एक्सपोर्ट हो गए, उसी को चलाएंगे एकदम, वो वही फ्लीट हो जाती है उनकी। तो इस टाइप तो अब थोड़ा सा लगता है कि भाई जिनका हम जहाँ जाना चाहते थे वहाँ, लेकिन खुशी होती है कि जब देखते हैं कि दाढ़ी आने से पहले उनके पास गाड़ी आ गई। वाह, तो ये अलग टाइप का लगता है। मैं एक स्टूडेंट था मुकेश नाम का, उसके भैया चाय बेचते हैं कलकत्ता में। उसका जब रिटेन निकल गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, जब इंटरव्यू देना था ना, तो क्या बोलता है कि सर मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है इंटरव्यू में पहनने के लिए, किसी का सूट वगैरह है तो दिला दीजिए ना। वो बच्चा जब अधिकारी बना, उसका अपना घर नहीं रहने के लिए, मिट्टी का घर है, और टेबल नहीं था पढ़ने के लिए ना, तो ऐसे बांस वगैरह जोड़ जाड़ के बनाया। आज वो अधिकारी है, और वो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वो जिस पे साइन करेगा उसी को घर मिलेगा। हमको आज आके बोला, जानते हैं सर 300 घर बनवाए हम, जिसका अपना घर नहीं था। तो लगता है कि आदमी कमाया है। ये चीज़ें बड़ा अच्छी लगती है। हकीकत मायने में हमको पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पढ़ाते बस हम इसीलिए हैं कि जो गरीब बच्चा है वो पढ़ सके। दूसरा, जो कमज़ोर बच्चे, उन्हें ये ना लगने लगे कि वजह वो नहीं पढ़ सकते, उन्हें हम एक हिम्मत देना था। आज भी जो बैक बेंचर होता है ना, इंडिया के किसी बैक बेंचर से हम यही कहते हैं, उसको एक आखिरी उम्मीद रहता है, खान सर है तो हमको क्या टेंशन। हम बैक बेंचर जो बैठे रहते हैं उनको एकदम टेंशन नहीं, उनको लगता है कि उनका ब्रांड एम्बेसडर है। हमारे आज भी हैंडीकेप को पैसा नहीं लगता है। कोई हैंडीकेप आ जाए पढ़ ले, उसका कोई पैसा नहीं लगता है अभी भी। और पैसे मतलब इतना मिनिमम फीस रख दिए हैं कि अब तो किसी को कहना ही नहीं पड़ता है कि मतलब फीस कम कर दीजिए। अब जहाँ 2 लाख रुपया लगता था नीट और जेई का, वहाँ हम लोग ऑनलाइन उसको 2-3 हज़ार में दे देते हैं, और ऑफलाइन आके पढ़ना रहता है तो उसको मान के चलिए मंथ का 2,000-2,500 लगेगा। तो जहाँ 2 लाख वहाँ से इतना, तो बहुत का डिफरेंस आ जाता है। और उसका एक रीज़न भी है उतना भी फीस रखने का, कि रेंट इतना महंगा है, बिजली इतनी महंगी है, कोचिंग माफिया है। तो जो फीस, देखिए चिल्लाने से तो नहीं होगा, जो फीस ज़्यादा ले रहा है, माफिया मतलब क्या, जिससे लोगों को परेशानी हो। महात्मा मतलब क्या, जिससे कोई परेशानी हो। तो परेशानी का कारण क्या है, आप उससे मनमाना फीस ले रहे हो।
एक और उससे का आप रूल बना दो, इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते। तो आपको परेशान नहीं करते कि आप तो बाप रे, बड़ी वही जब कोचिंग माफिया सब क्या करेगा सब ना, किसी किसी को खड़ा करके कुछ से कुछ बोलने को बोलेगा सर कि बोलो खान सर के बारे में कुछ से कुछ, तो बोलते रहते हैं ऐसे, तो बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टे सुना देता है ऐसे 4 ठो, वो पैसा लेके आता है ऐसे, कुछ पैसा लेके कुछ, तो हर जगह ऐसे चलते रहता है, इसमें कोई वो चीज बच्चे प्लांट करते हैं आपके इधर? तो वो बच्चे कुछ बच्चे को भेजते हैं लोग जाकर डिस्टर्ब करो, आता है पढ़ता है, कहता है कि सर अच्छा लग रहा है, अब यहीं पढ़ेंगे। एक बच्चा आया था हमसे यूपीएससी वाले क्लास में, कह रहा है सर हमको कोचिंग वाला, अब नाम नहीं लेंगे कि एक होता है प्रोटोकॉल, तो उनकी फीस थी 2 लाख रुपए, तो 3-4 बच्चे आए थे, उनका कहना था कि इनका जब यूपीएससी का क्लास चलेगा ना तो उसमें खड़े होकर तुम डिस्टर्ब करना, कुछ से कुछ क्वेश्चन पूछना, और उनको प्लांट किया गया और उन्होंने हमारे यहाँ एडमिशन कराया उस बच्चे का, और पूरी प्रॉपर आई कार्ड वगैरह एडमिशन करा के बना। 1 हफ्ते बाद वो बच्चे आए सर मिलने, हम कहे बोलो, क्या सर अकेले में 2 मिनट, क्योंकि बोलना है यार, कौन सा तुम कहीं लाश थोड़े ना दफनाए हो कि हमको अकेले में बताओगे, पढ़ाइए के ना बात बोलो। नहीं सर बताएगी सर हमको कोचिंग वाला भेजा था डिस्टर्ब करने, लेकिन कसम से सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, अब हम यहीं पढ़ेंगे सर। आवाज बस इस चीज को उठना चाहिए कि कोचिंग की फीस एक लिमिट में होनी चाहिए, आप इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते, और जो कम लेते हैं उन पे टैक्स वगैरह में थोड़ी सहूलियत देनी चाहिए। अब एक बात बताइए, जब लॉकडाउन लगा था देश के पास पैसे नहीं था, पहली बार हुआ था, आपको बिलीव कीजिएगा कि हमने जो पहला बैच लाया था पूरे कोर्स का 11 रुपए का था, कल्पना नहीं कर सकते कोई 11 रुपए का। और एक बच्चा गुजरात या महाराष्ट्र से गुजरात थोड़ी दूर पे मेरे क्लास में आया, वो पूरी मतलब क्लास के सामने बड़ा अजीब उदास हो गया। 11 रुपये में पढ़ा था, उसके कंधे पे 2 स्टार लगे हैं, अभी बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, एसआई है वहाँ पे। वो गुजरात में 12,000 रुपया पे 12,000 रुपये, उसी में उसको रहना भी है खाना भी है, कहता था 6-7 हज़ार रुपये बचता था। पेंट करता था पेंट, और ना मोबाइल उसका नहीं था ना, तो उसने दोस्त के मोबाइल से बैच खरीदा था 11 रुपये में। उसके मोबाइल नहीं था, 11 रुपये तो महंगा नहीं है, बट वो वाला मोबाइल था कीपैड वाला, तो उसमें क्लासेस नहीं चलते थे, तो उसके मोबाइल में वो चलता था। अब वो क्या है, वो उसका जो दोस्त था वो गाना सुनता था, तो जब वो सो जाता था तो उसके मोबाइल से पढ़ता था 11 रुपये में पढ़ के। और वही कहा कि सर आप लोग नहीं रहते ना तो हम लोग का गरीब का हिम्मतें टूट जाता, और उस पर हम लोग 18% GST दिए 11 रुपये में। आज आप इतने बच्चों को पढ़ाते हो, सबसे बड़े चैलेंजेस क्या दिखते हैं आपको स्टूडेंट्स के? अलग अलग तरीके के क्या चैलेंजेस होते हैं? 2 बड़े चैलेंजेस ये देखते हैं ना कि जो बच्चे आ रहे होते हैं ना, वो ग्रेजुएशन तो कर लिए हैं बट स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन का नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देने आए हो, आपका स्टैंडर्ड ही नहीं है वहाँ पे। ये वैसे ही है कि जैसे हमें कोई ज़मीन का टुकड़ा दे दिया गया यहाँ मकान बनाने के लिए, बट वो ज़मीन नहीं है, तालाब है, तो हमें तो कुछ टाइम यही लग जाएगा उसको बराबर करने में, तब ना भैया बनाएंगे उसको। एक ये खराबी है। 2 तरह का डिग्री है यूपी बिहार नॉर्थ इंडिया में, पढ़ के ग्रेजुएशन करना है कि नकल करके, पढ़ के बीएड लेना है कि पैसा देके, पढ़ के आईआईटी करना है कि पैसा, आईटीआई, आईआईटी नहीं आईटीआई डिग्री है वो टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, वो क्या कर रहा है वहाँ पे, वो ग्रेजुएशन में उसको पता ही नहीं कि उसका एचओडी कौन है। तो एक ये स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरा, कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जिनको बर्बाद टीचरों ने किया। टीचर मतलब इन द सेंस क्या है, बर्बाद कैसे किया कि टीचर की संख्या कम है, स्टूडेंट हमेशा ज़्यादा होते हैं। टीचरों ने मिल के कहा स्टूडेंट्स अपना लेवल उठाओ ताकि पढ़ाई समझ में आ जाए। अरे भैया टीचर्स लिमिटेड है, इन्हें कहिए कि आप जो बड़का स्टैंडर्ड में फेंक रहे हैं ना, अपना ही थोड़ा डाउन कीजिए, उसके बराबर आ जाएगा। इक्वल होना ही मतलब है, दोनों तरह से इक्वल हो सकता है। यहाँ पे 50 लोग आ जाए, 50 चेयर नहीं है, तो या तो उन्हें हम खड़ा रखेंगे या तो हम लोग भी अपनी कुर्सी छोड़ के सब बैठ जाते हैं यार, सब नीचे ही बैठ जाते हैं, क्या जाता है। तो एक ये बर्बाद कर दिया वहाँ पे। और उसके बाद और भयानक क्या लगता है, उसी क्लास में 2 बच्चे बैठे होते हैं जिनका एक स्टैंडर्ड नीचे, एक का स्टैंडर्ड हाई है। एक हाई वाला क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कि बेचारा पूरा पीछे वाला दहल जाएंगे, तो इतना हैवी कैसे पूछ दिया। इसलिए सबको डांट के रखते हैं, एकदम शांति से रहो, हम बताएंगे। हम लो लेवल से लेके हाई लेवल तक चले जाएंगे। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है ना, सबसे ज़्यादा खुशी एक बच्चा जब उसको पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे अभी हम जस्ट फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो एक चैप्टर खत्म किए, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को तो ऑप्टिक्स लाइट चैप्टर, और वो बच्चे एकदम सामने से रहते हैं। और जब खत्म हुआ चैप्टर ना, तो जो बच्चे जिनको कभी नहीं समझ में आया था न्यूमेरिकल बनाना, ये सब चीज़ें नहीं,
और जब चैप्टर खत्म होने के बाद उनके ऊपर खुशी देखते हैं, और जब वो क्लास से निकलते हैं, जो आगे बैठे रहते हैं, जो अपने आप को तेज बनते हैं, उनको देख के तिरछा मुस्कुराते हैं ऐसे ना, तब लगता है यार भाई साहब क्या, मतलब वो दिल से फीलिंग आती है कि ये हो गया बराबरी। अब रेस लगाइए। इंडिया में रोजगार बोलते हैं कि बहुत है, लेकिन वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार का बहुत है, 50 हज़ार वालों के लिए बहुत कम होता है। तो आज बच्चा क्या करे जिससे वो अपने आप को इतना स्किल कर सकता है, जिससे वो पैसे कमा सकता है, आगे बढ़ सकता है? क्या करना चाहिए उसे? देखिए, स्किल अलग अलग लेवल का, जहाँ पे उसको, जैसे हम स्किल कब सीखने को बोलते हैं, जब उसको हम नौकरी की तलाश में आ जाता है, जब बर्डन हो जाता है घर की जिम्मे, तब निकलता है। मतलब आप समझिए किसी को आप तालाब में फेंक दिए, उसके बाद पूछ रहे हैं तैरना नहीं जानते हो, मरेगा वो तो। आखिर उस इंसान को कमाना है, कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो उसको टेंथ से ही कुछ चीज़ें, इंटरमीडिएट से ही कुछ सिखाते चलिए ताकि ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते वो उस लेवल तक हो सके, कम से कम अपना निकाल सके, फिर आगे बढ़े गया। हम लोग कब करते हैं? जब ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाता है तब। आज की तारीख में कौन सी 3 स्किल लगती है आपको जो बच्चों को सीखनी चाहिए जिससे करियर सिक्योर होगा? अभी जैसे डिजिटल में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, AI है फिलहाल में, इसका कोई फिक्स नहीं रहता कि कल को इससे ज़्यादा कुछ आ जाएगा, कहीं पे भी कोई काम कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं कि अगर कोई नॉर्मल BSc कर रहा है और एक कोई नर्सिंग के साथ BSc कर रहा है, नर्सिंग वाले के लिए टेंशन नहीं है, वो भी कहलाएगा BSc, वो भी कहलाएगा BSc, बट नॉर्मल BSc वाला सड़क पे आ जाएगा, फिर उसे कोई कंपटीशन निकालना पड़ेगा। और जो BSc नर्सिंग कर रहा है उसको फट से, अभी उसकी नर्सिंग कंप्लीट भी नहीं होगी ना, लास्ट ईयर में इंटर्न पे रख लेंगे, सो कहीं ना कहीं हेल्पिंग स्टार्टिंग, मतलब उसको पूरी कंप्लीट होने से पहले ही रख लेंगे। फिर वो ना स्टार्टिंग में ही अगर 2 साल भी कंप्लीट कर लिया ना, तो अपना हॉस्टल और मेस का खर्चा निकाल लेगा, धीरे धीरे कोई हॉस्पिटल पकड़ लेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? नर्सिंग की फीस कितनी है? 7-8 लाख। और एक्चुअल में ये फीस 7-8 लाख रहती तो समझ में आ देती, उसकी 7-8 लाख रुपए फीस नहीं है, सरकार छूट दे दिया है, जितना लेना है ले लो आप। क्यों? क्योंकि नर्सिंग कॉलेजेस कम है। क्या मरीज कम है? नहीं। अब फ्यूचर में अब इतना बड़ा काम कर लिया आपने, इतने लोगों को पढ़ा रहे हो, अब क्या करोगे आगे? देखिए, हम तो पढ़ा रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि गरीब पढ़ सके और हिम्मत हो सके। मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, इंटरेस्ट मेरा फौज में था। इच्छा क्या है हमारी कि हम वो भारत देखना चाहते हैं ना, कि जहाँ पुराने से धोती कुर्ता में पहना हुआ एक किसान शीशे का दरवाजा खोल के कहे कि ये 4 व्हीलर कितने का है। एक पहचान होनी चाहिए कि ये बड़का गड़िया किसान लेके घूमता है। आज कैसे है कि नेता सब फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, लैंड रोवर लेके घूम रहा है, उसे किसानों की एक पहचान होनी चाहिए, बैलगाड़ी से हटना चाहिए उनको। कैसे होगा? एक किसानों के पास उन्नत किस्म की फसल नहीं है, उनके पास बीज नहीं है हाई यील्ड वेराइटी का, वो उनको प्रोवाइड कराइए। जब वो फसल बोते हैं तो उन पे कीट का अटैक हो जाता है, उनकी 50% फसल खराब हो जाती है, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ल्योर टेक्नोलॉजी उनको भेजिए वहाँ पे। वो क्या होता है, एक बड़ा सुगंध होता है उससे, वो ना मेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। उसकी वो दवा होती है, उसकी सुगंध फीमेल कीट की तरह होती है, तो उसको ना सारे मेल उसी को समझ के ना आ जाते हैं सब एक पास, और उसको एक बड़े से प्लेट में ऐसे रख दीजिए, उसमें हल्का सा केमिकल डाल के, उस पर जैसे बैठेगा डूब जाएगा, पानी में डूब जाएगा वो। या फिर एक स्टिकी पेपर ले लीजिए, उसी पे उस दवा को चिपका दीजिए, उसको लगेगा फीमेल है, सारे मेल आ जाएंगे। तो ऐसे क्या है ना कि आपको कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कीट को मेल को भी मारेंगे फीमेल को भी मारेंगे तो डबल मेहनत है। और ल्योर की मदद से केवल आके मेल मरेगा, जहाँ मेल मरेगा उनका रिप्रोडक्शन साइकिल रुक जाएगा। जब रिप्रोडक्शन साइकिल रुक जाएगा तो फिर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। ये उनके पास है ही नहीं। गवर्नमेंट सोई हुई है, अगर उसकी फसल हो गई और वो जब बेचने जाएगा ना सब्जी फल, तो समाज में गिद्ध बैठे हैं सब, उस किसान को देखते हैं आराम से, रुक शाम हो जाने दे, शाम हो जाने दे, तुम 20 रुपया में ना बेच रहा है, तुम 10 रुपया में नहीं बेच के जाएगा तो तुम बताना। इतना अफसोस लगता है ना, क्योंकि वापस लाएगा तो उसको 10 रुपया भी नहीं मिलेगा। क्या गांव में एक कोल्ड स्टोर नहीं हो सकता है? तो आप क्या कर रहे हो इसके लिए? अभी हम इसमें, हम कोई काम करने से पहले बड़ी गहन अध्ययन करना पड़ता है। तो यही करना है तो हमको एक चीज़ देखना है, जैसे आज स्टूडेंट के लिए तो जिंदगी भर करते रहेंगे, इनके लिए नो डाउट। हमको वो देखना है किसानों के लिए, कभी उनका भी एक ऐसा क्लास ले बैठा के, ऐसा करना है, और उनको एक टारगेट दे कि देखो भैया तुमको 2 साल का टाइम देते हैं, 2 साल तक के बाद तुमको हम 4 व्हीलर पे देखेंगे, हमको उससे मतलब नहीं है तुम कैसे लाओगे, हम जान निकाल लेंगे काम करा के। जैसे स्टूडेंट को कैसे, मतलब उनको तो मानते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन उनसे हम टारगेट जो दिए वो करवा देते हैं। तो किसानों को भी थोड़ा एज में बड़े रहते हैं लोग, दादा एज के किसान लोग, लेकिन काम तो करा लेंगे हमको। तो हम अभी इसी चीज़ों पे करना है कि भाई कैसे हो गया। तो क्लास स्टार्ट करोगे किसानों के लिए? यही सोचते हैं, लेकिन उनके लिए एरिया बड़ा चाहिए क्योंकि आप
प्रैक्टिकल उसको तो दिखा नहीं सकते। एरिया बड़ा चाहिए, गवर्नमेंट से मांग नहीं सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट देगी नहीं। गवर्नमेंट हेल्प करेगी तो अगर कभी नहीं लेना चाहिए आपको। एक गवर्नमेंट हेल्प करेगी, अगली गवर्नमेंट उजाड़ के चली जाएगी। खुद खड़े हो जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ, पॉलिसी चेंज करो। खड़े झूठ बोलना पड़ता है उसमें, हम लोग से होगा नहीं। टीचर से तो और ना होगा, क्योंकि हम लोग को आदत होती है मिक्स भाषा नहीं बोलते हैं। भैया ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बच्चों को खड़ा बोल देते हैं भाई इतना ऐसा मेहनत करेगा तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा, तुम्हें और करना पड़ेगा। खड़ा बोल देते हैं भाई, उसे खराब लगेगा बट करेगा तो मेहनत, इसलिए पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगा। बड़ी मुश्किल है, हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल है। लोग भी हम जैसे लोगों को नहीं पसंद करते हैं। उनको वही नेता चाहिए जो उनको अच्छा अच्छा बात बोले, भाषण दे, उल्टा सीधा कुछ से कुछ बोले। एक नेता तो कह रहा था 2 महीना में एयरपोर्ट चालू कर देंगे। हम कह रहे भाई साहब 2 महीना में तुम साइकिल स्टैंड नहीं बना पाएगा, एयरपोर्ट कहाँ से बना रहा है? हिम्मत देखिए उसका, कह रहा 2 महीना में चालू कर देंगे हम। और 1 साल बीत गया। पिछला इलेक्शन 2024 का था ना, उसमें बोल रहा था हमारे यहाँ छपरा एक डिस्ट्रिक्ट है, सारा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ एक एयरपोर्ट, उसमें भैंस घूमती है छोटा सा। उसमें पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे, एक भागलपुर में भी, उस पे भी ऐसे, वो अंग्रेजों के टाइम से बनाया। उसको हर इलेक्शन में कोई पॉलिटिशियन आएगा, क्या कहेगा, इसे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। डोमेस्टिक भी नहीं, डोमेस्टिक मतलब छोटा मोटा बात थोड़ी होता है यहाँ पे। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? अभी ना भैंस घूम रही है, इस पे एमिरेट्स एयरलाइन उतरी, एयरबस A380। इनको छोड़ दीजिएगा ना तो कहेगा कि सुनीता विलियम फंस गई थी, इसी पे उतार देंगे। आप KBC गए थे? हाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। बताओ उधर क्या होता है, कैसे होता है? KBC में? हाँ, क्या बिहाइंड द सीन्स क्या होता है? बिहाइंड द सीन में कुछ खास नहीं होता है। जैसे लोग बुलाते हैं आपको फोन, पहले बुलाया जाता है तो 2 चीजें होती है। एक होती है कि आपको कैसे मतलब बैठना उठना है, क्योंकि वहां जाके आप माइक को सीधा करने लगे तो नहीं ना होगा यहाँ पे। और वो बताया जाता है कि क्वेश्चन को सुनने देना है, पहले पूरा प्रॉपर क्वेश्चन सुन लीजिएगा। वो हिंदी में भी बोलेंगे, इंग्लिश में भी बोलेंगे, तो वहां पर प्रॉपर आपको बता दिया जाता है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे ये किसी को नहीं पता होता है। और ये बहुत गलत मिथ है, कभी किसी को और भी कौन बनेगा करोड़पति में, इतना बड़े लेवल में चीज इतना धांधली नहीं होती है। तो बस आपको कुर्सी उर्सी दिखा देंगे 5 मिनट का, और वो नियम कानून समझा देंगे कि कब ब्रेक लिया जाएगा, तो आपको शांत रहना है कि ब्रेक के बीच में आप चाय पानी पी सकते हैं। उसके बाद से फिर वो एक ठो बॉस में बैठा देता है, लोग वैनिटी बहन बोला जाता है उसको, बस में बैठा देगा। और उसमें शीशा, कंघी, तेल सब चीज़ रहता है वहाँ पे। अच्छा, झाल मुड़ी कैसे बेचता है लोग ट्रेन वगैरह में, चना ये सब। वैसे मेकअप वाला सामान लेके आया था एक ठो। सर लगा दे, हम कहे ना भैया ये सब मत लगाओ, हमको और खराब लगने लगेंगे। तो जिसको लगाना है वो लगा लिया अपना यहाँ पे। और उसके बाद से फिर नॉर्मल सा वो शर्ट पहन के आए, तो कहे कि सर ये तो शर्ट ठीक नहीं है आपका। कौन बनेगा करोड़पति में कोई आता है तो बड़ा सोच समझ के आता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ऐसा कपड़ा पहनूंगा वैसे। हाँ, बात उनका भी सही था। हम क्लास लिए और रक्षाबंधन था, राखी बंधवाएं, और शाम 6 बजते बजते राखी कंप्लीट हुआ, और रात 9 बजे की फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ गए। अगले दिन शूट हो गया। तो हम तो जल्दबाजी में आए थे। हम क्या यार, जो कपड़ा है इसी पे खींच दो ना यार, कौन मार हमको शक्ल देख के यहाँ बुलाया। शक्ल देख के बुलाना रहता तो कभी ना बुलाता। उन लोग को तो यहाँ खुद हीरो हीरोइन की कमी है थोड़ी। फिर वैनिटी वैन में रहते हैं, फिर अमिताभ बच्चन साहब आते हैं। वैनिटी वैन में आते हैं? नहीं, वैन में नहीं, उनका वो पीछे एक स्टूडियो रहता है पर्दे के पीछे, तो वहाँ वो 2 मिनट के लिए सबसे मिलते हैं कि आज हम लोग का वो शो है तो चलते हैं हम लोग। फिर बैठते हैं, क्वेश्चन चालू हो जाता है। हम लोग के लिए बहुत नया क्या था ना कि वो जिस स्टेज पे बैठते हैं ना उसके भी नीचे लाइट लगी होती है, और वो लाइट एक जगह वो ऐसे घूमते रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे, सामने भी ऐसे ऐसे घूमते रहता है, और इधर से म्यूजिक निकलते रहता है, और सामने क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछने वाला कौन है? अमिताभ बच्चन। एक रेस्पेक्ट की फीलिंग आती है कि हम तो देखते रह गए उनको, कोई क्वेश्चन बाद में जाएंगे हम देखेंगे बाप रे बाप। क्योंकि एक बार हमको याद है कि उनकी एक फिल्म देखने गए थे, मर्द, तो हम लोग के घर टीवी नहीं थी, तो दूर गए थे लोग देखने के लिए, तो रात हो गया था आने के लिए। तो जब लौट के आए ना, तो घर दरवाजे पे सब लोग इंतजार कर रहे थे अपना अपना सामान लेके पीटने के लिए, कोई झाड़ू, कोई चप्पल, जिसको जो मिला धो दिया। मेरी बुआ मजाक करने के लिए पूछी, और जाएगा फिल्म देखने? और जाएगा? अब मजा आ रहा है ना, पिटाया है ना? तो हमको गुस्सा लगा। हम कहे मर्द को दर्द नहीं होता है, फिर पिटाया। उन्हीं का फिल्म था ना, मर्द भी फिर पिटाए थे। तो अमिताभ बच्चन थे सामने, तो लगता है भाई कौन है। और हमको सबसे बड़ा क्या डर लग रहा था, हम हैं टीचर,
और सबसे ज्यादा अगर कोई किसी का टांग खींचता है ना, तो एक टीचर दूसरे टीचर का टांग खींचता है। ये सबसे उटपटांग चीज है। देखिए, कभी किसी टीचर का यूनियन आप नहीं देखिएगा, उसको सबसे ज्यादा टांग खींचेगा, एक दूसरे की बुराई। उसको क्या आता है, अरे भाई पढ़ाना यार। एक टीचर को क्या होना चाहिए कि आप कितने कम फीस में पढ़ाए, बात इस पे होनी चाहिए। कितना बेहतर ढंग से समझाए, बात इस पे होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन कितना एग्जाम में होना चाहिए, आ गया, खत्म। 3 चीज के बाद आपको क्या मतलब बनता है। तो हम गए, हमको इस बात का टेंशन था कि अगर एक को क्वेश्चन छूटा तो हमारे ही लोग, टीचिंग के लोग क्लास में कहेंगे एक मास्टर गए थे केबीसी में, और हमको डर किस बात का था कि फिल्म से क्वेश्चन ना पूछ दे, क्योंकि हमें फिल्म के बारे में कोई आइडिया नहीं है। बहुत उटपटांगे यहाँ पे। तो वहाँ पे तो हम बैठे थे, फिल्म सिटी में तो खाली इधर ही उधर रहते हैं लोग यहाँ पे। तो एक कोई लेडीज थी, तो हमसे पूछने लगी कि सर ये ऐसे, हल्का बातचीत हो गया। तो हम पूछे आप क्या करती हैं, तो हमारे टीम वाला एक बोला क्या करते हैं, वो हीरोइन है। वो हम कहे तो गड़बड़ हो गया हमको क्या पता यार, हम फिल्म नहीं देखते हैं। हमको बहुत खराब लगा, सॉरी मैडम। कौन थे? आपको हीरोइन थी। अच्छा। अब फिल्म सिटी में तो खाली हीरोइन ही रहते हैं, उसमें बाकी लोग रहता कौन है। हम नहीं देखते हैं फिल्म। हमको ना मोबाइल और हीरोइन एक के जैसा लगती है सब। अब तो मोबाइल सब एक ही डिजाइन का आ गया है, कोई चेंजिंग ही नहीं रह गया। पहले बटन वाला था तो समझ में आता था, ये दूसरा मोबाइल, ये दूसरा मोबाइल है, एक ही जैसा लगता है। तो फिर वही डर इसी बात का था कि फिल्म से क्वेश्चन ना पूछ दे। फिल्म से नहीं आया, दड़दड़ा दिए बाकी सब। पढ़ने से आप करोड़पति बन गए रियल लाइफ में? रियल लाइफ में मतलब पैसे से? हाँ। देखिए, अमीर इंसान का हम एक परिभाषा बताते हैं, जिसके बगल में बैठे गरीब को एहसास ना हो कि वो गरीब है। हमारे बगल में कि गरीब को कोई दिक्कत नहीं हो गया कभी भी कोई चीज। अब थोड़ा सा भीड़ भाड़ इतना हो जाता है ना, हम तो खुद चाहते हैं, हमको सबसे अच्छी लगती है मोटरसाइकिल। कहीं भी घुस जाओ, ना जाम में फंसना, ना किसी गली में। बट होता क्या ना कि अभी मोटरसाइकिल से जाएंगे तो कोई रोक लेगा, सर मेरा बेटा इंटर किया है, इसको क्या कराना चाहिए, इनको क्या कराना चाहिए। हम क्या बोलते बोलते फंस जाएंगे। मेरा एक बार फ्लाइट छूट गई थी इसी चक्कर में भगा कर धकेलते नहीं ना भाग सकते आप। तो सर ये क्या करे, 10th में कई लोग तो पूछते हैं मेरा बेटा अभी 5 में। हम कह रहे यार उसको तो 5 में है, तो आप अभी से क्या उसको डिस्टर्ब करें। अभी तो उसको उसकी खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो स्कूल में जा रहा है, उसको उतना 5 घंटा 6 घंटा उसको रहने दीजिए यहाँ पे। तो थोड़ा सा हो जाता है। आप कपिल शर्मा में भी गए थे? हाँ। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? वो भी बहुत बड़े। कपिल शर्मा ना रियली मतलब वो ना कॉमेडियन टाइप के हाई है, उनके बातें में ही हंसी आती रहती मतलब 10 मिनट बात भी करेंगे तो बहुत हंसी आएगी। तो वो मिले फिर आपसे बिफोर शूट के? पहले मिलते हैं, बाद में मिलते हैं, क्या था उधर एक्सपीरियंस कैसा था? हम शूट से पहले हमको लगता है 1-8 मिनट के लिए सब लोग मिलते हैं, ज्यादा के लिए नहीं, बस वो गेट टुगेदर के लिए, नमस्ते हाय हेलो कैसे हो गया। लेकिन अमिताभ बच्चन को हम देख के ना बोले, मतलब इंसान अपनी सफलता के मतलब दादा साहब फाल्के के बाद कोई फिल्म इंडस्ट्री में है तो वही है। इतना वहाँ पे वो जो झुक के सबको नमस्ते प्रणाम करना, ऐसे करना, क्या इंसान, ये बहुत बड़ी चीज होती है। यहाँ कोई 2-4 पैसा कमा लेता है तो अकड़ में उठता है। हमारा बोलेरो खरीद लेगा तो पूरा भर गाँव नचाएगा बोलेरो, वो EMI पे। अब आप भी आज इतना बढ़िया काम कर रहे हो, इतने बच्चे आपको देखते हैं, इंस्पिरेशन मांगते हैं, और बहुत आपने अचीव किया लाइफ। आपको कोई कैसे याद रखे? हम बस ये चाहते हैं कि एक कोई असहाय, जैसे अभी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, किसान और स्टूडेंट्स, हमको ऐसा लगता है कि उनको जब मुसीबत पड़े ना, तो आज भी वो याद रखते हैं ना कि अगर हमारी पढ़ाई छूट रही है ना, तो एक इंसान है जो हमारी पढ़ाई नहीं छूटने देगा। अभी एक खुशबू नाम की लड़की थी, हम आपको अभी 3 दिन पहले की बात बताते हैं। वो 10th एग्जाम में, वो एक ऐसे गांव में नदी के उस पार रहती थी, तो जाने के लिए पुल भी नहीं था, तो नाव से जाना पड़ता था। बाढ़ आ जाएगी तो नाव से भी नहीं जा सकते, उधर एक भी हॉस्पिटल भी नहीं है, बीमार पड़ गए तो रात भर इंतजार करो नहीं तो मर जाओ। और वो 10th में जब 10th का एग्जाम दे रही थी, तो अपने मम्मी से कही थी कि हमको इंटर में साइंस रखना है, सो दैट कि हम डॉक्टर बन सके। तो उसकी मम्मी ने कहा कि साइंस में तो ज़्यादा पैसा लगेगा, तो बेचारी जिद करने लगी। तो कही ठीक है, तुम्हारा 400 नंबर आएगा ना, तब हम तुमको साइंस दिलाएंगे। उस लड़की का 399 आया। 399। हद देखिए, उसके घर वालों ने उसे साइंस नहीं लेने दिया। उसका डॉक्टर बनने का सपना तोड़ दिया गया, और उस लड़की को आर्ट्स दिला दिया गया। वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ले ली, उसके लिए पढ़ाई बोझ हो गया। रोने लगी, 1 साल तक उसकी पढ़ाई बोझ हो गई। एक मीडिया वाला उसके घर गया, तो उसने कहे कि खान सर को मेरी बात बस ये पहुंचा दीजिएगा
कि मेरा सपना है, हम क्या बनना चाहते हैं, कि हम साइंस लेना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारे पास किसी ने भेज दिया डायरेक्ट, हमारे पास हमारी टीम ने हमको भेजा। हम कहे कि लड़की चाहे जहाँ भी रहती होगी पता करो, इसको लेके आओ यहाँ पे। वो आई, अब वो दोबारा 1 साल जो 11th कर लिए ना वो कैंसिल, अब वो दोबारा फिर 11th में एडमिशन हुआ, दोबारा वो साइंस ली। और शिक्षा मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने भी स्कूल अलॉट करा दिया। और हमारे पास आई कि हमें डॉक्टर बनना है, तो उसकी मम्मी कही हम मोबाइल नहीं रखने देंगे, क्योंकि गांव के लोगों में क्या है ना कि वो लड़कियों को बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं, बढ़ने ही नहीं देना चाहते। उसको बहाना है कि मोबाइल से बिगड़ेगी। इसका मतलब जब मोबाइल नहीं था तो लोग नहीं बिगड़ते थे। अरे गधा कहीं का। लेकिन क्या करेगी उसकी माँ, उनकी माता जी समाज को देख के कर रही है ना, कौन माँ नहीं चाहेगी मेरी डॉक्टर बने। हम कहे तो बड़ा दुविधा है, करेगी पढ़ेगी तब रखने देंगे, नहीं तो नहीं रखने देंगे। तो भाई उसमें क्या, अब दिन भर तो मोबाइल में नहीं देखते रहेंगे, अब हम क्या करें। तो हम उसको कहेंगे एक काम करो तुम लैपटॉप लो। तो कहेगी मेरे भाई के पास मोबाइल है लेकिन हमारे पास नहीं है, भाई ऑनलाइन क्लास करता है, उसका भाई मेरे से ऑनलाइन क्लास करता है। तो हम कहे ठीक है, अब तुम्हारा भाई लैपटॉप, तुम्हारे पास लैपटॉप रहेगा। तो कह रही कि भैया को बोल दीजिए कि ऐसा ना हो कि फिर बदल ले, कि लैपटॉप मोबाइल हमें दे दोगे, बदलोगे तो। अब वो लड़की दोबारा पढ़ रही। वो लड़की चाहती तो किसी को बुला सकती थी कि मेरा वीडियो आप मोदी जी तक पहुंचा दीजिए, मेरा वीडियो। हजारों लोग टीचर हैं, किसी तक जा सकती हो। किसको बोली थी? खान सर। और कही वो गरीबों को पढ़ाना चाहते हैं, गरीब इंसान को। आज वो पढ़ेगी, और उसको शर्त रखे है कि तुमसे इलाज कराने हम आएंगे, अब फीस नहीं देंगे। क्योंकि उसके लैपटॉप में हमने सारे क्लास डाल दिए, नीट के 11th नीट, 12th नीट, ड्रॉपर नीट, जिसमें अच्छा लगे उसको वो सारे क्लास उसको ले दिए। और उसको हमने एक्सेसिबिलिटी 24/7 की एक्सेसिबिलिटी दे दी है कि उसको जब चाहे जो बात है आके कह सकती है, टेस्ट दे सकती है, उसे कोई नहीं रोकने वाला है यहाँ पे। अच्छा लगता है। अब जब ये डॉक्टर बनेंगे लोग तो आपको क्या लगता है, किसी मरीज से ये क्या कहेंगे कि तुम ब्लड जांच करा के आओ, आधा कमीशन मेरा। ऐसा कहीं नहीं होगा। ये चीज अच्छा लगता है कि लोग इस वजह से याद करें। हमें जानने के लिए सब जानते हैं, लेकिन उम्मीद की नजर से कोई देखता है तो गरीब लोग देखते हैं। आज भी पटना में जो लोग आते हैं तो हॉस्पिटल में कहीं पे जब ब्लड नहीं मिलता है ना, तो हॉस्पिटल वाला चुपचाप बोलता है कि चल जाओ खान सर के पास, वो ब्लड दिला देंगे। और हम सैल्यूट करते हैं ऐसे गार्जियन को जिनके बच्चों को हम पढ़ाते हैं, क्या संस्कार सिखा के भेजा। हम बोलते हैं कि बाबू ये आदमी है, इन्हें ब्लड चाहिए। अभी 2 दिन पहले 1 साल 2 साल की किसी की बेटी थी, उसका ऑपरेशन होना था, तो वो निगेटिव ब्लड चाहिए। निगेटिव बड़ा मुश्किल से मिलता है, किसी के पास है, कोई ना कोई उसमें मिल जाएगा, क्योंकि हजारों बच्चे होते हैं। और दिखा देंगे ना, हम उसे जान रहे हैं ना वो उसे जान रहा है। मेरे कहने पर उस बच्चे की माँ बाप को हम कहते हैं कभी इनके माँ बाप मिले तो हम दंडवत प्रणाम करें जमीन पे लेट के, भाई क्या संस्कार सिखाए। आज मतलब कि दुनिया में कोई किसी को ब्लड नहीं देता है, मेरे कहने पर वो जाके उसको ब्लड दे जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि क्या ही बताया जाए, ना हम जान रहे हैं ना कुछ, गजब लगता है। एक बहुत बूढ़े आदमी थे वहाँ पे, उनका मतलब 7-8 यूनिट ब्लड चाहिए था, कहाँ से लाएंगे। तो उनको जब दिलाए तो एकदम बूढ़े थे, झुक नहीं पा रहे थे, तो झुके अब लगे मतलब पैर पकड़ने के। हम क्या, अरे महाराज हमको नरक में भेजिएगा आप, यहाँ पे मेरा फर्ज बनता है, यहाँ हम लोग हैं, यहाँ जरूरत ना पड़े किसी को हॉस्पिटल में। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि आप बिहार आइएगा ना तो बिहार से आपको प्रेम हो जाएगा एकदम। वो जमीन का टुकड़ा नहीं, एक लगाव है, बुद्ध की धरती है। हमें युद्ध से पहले बुद्ध सिखाया गया, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा हमें तोड़ दिया, सिस्टम ने ऐसा हमें निचोड़ दिया, किसी ने हमारी सुनवाई ही नहीं की कि हमने बुद्ध छोड़ के युद्ध अपनाना पड़ा। चलो परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा देर बात कर ली हम लोग। तो बढ़िया है ना, आपका फर्स्ट पॉडकास्ट था, यादगार रहना चाहिए। वही हम कह रहे थे, बड़ा मतलब स्पेसियस लग रहा है ये, बड़ा मतलब वो कंफर्टेबल टाइप का लग रहा है। सर कैसे हो सर आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। आई थिंक ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट होगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ अरे सर, अब प्रेशर डाल दिया आपने मुझ पे। और हमारा तो अपना YouTube चैनल के लिए कोई एडिटर ही नहीं, हम खुद ही एडिट मार के कर देते हैं। सच में? आज भी बस खुद ही निकालते डाल। हम लोग की वीडियो में रहता क्या, जय हिंद बोलेंगे, सारा बात बताएंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, जय हिंद, खत्म। उसमें एडिट क्या करना है? इंटरनेट का पेनिट्रेशन हर जगह है, लोग हर चीज देख रहे हैं। पाकिस्तान वाले वो सब इंटरनेट पे किस चीज पे आ गए हैं सब।
वो क्या सर्च करके पाकिस्तान वाले आगे गए थे इंटरनेट पे, सबको पता है। वो गधों को इंटरनेट दिया गया, पढ़ाई लिखाई सर्च कर, तू सर्च करेगा तो कुछ और। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.